हेलो। सो दोस्तों, ये वाला जो है अपना ये एजेंट का पूरा क्रैश कोर्स है। इसके अंदर मैं आपको एंड टू एंड बताऊंगा कि एजेंट बनाते कैसे हैं, एजेंट होते क्या है, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स कैसे बनाते हैं, मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बनाते हैं, एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आप जेमिनाई के यूज़र हो या ओपन एआई के आप यूज़र हो, दोनों के लिए, जेमिनाई के लिए तो फिर फ्री वाला मैं बता दूंगा कि एपीआई कैसे लेते हैं, एंड ओपन एआई वाले हो तो फिर ओपन एआई का भी मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद गारंटेड आप सीख जाओगे कि एजेंट्स कैसे बनाया जाता है, मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई एजेंट होता क्या है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके आपको मस्त एकदम इलिस्ट्रेट करके दिखाता हूँ, अच्छे से ड्रॉ करके। तो सपोज सपोज आपके पास एक आप नॉर्मली आपने कभी जेने अगर किए रहोगे तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक एआई होता है जिसको हम लोग एलएलएम बोलते हैं। ठीक है। अब जब एलएलएम जो होता है, आप इसको कुछ तो इनपुट पास करते हो एंड ये कुछ तो ये आउटपुट आपको दे देता है। जैसे कि अगर आपने इसको बोले हेलो, तो शायद एलएलएम आपको मोस्टली रिप्लाई देगा हेलो बड़ी में भी, हाउ आर यू, कुछ ना कुछ ऐसा करके रिप्लाई दे देगा। तो ये आपका एक साइकिल खत्म हो गया। तो एलएलएम तो सिंपल सा चीज़ है, मैं बहुत ही ब्लैक बॉक्स के हिसाब से बता रहा हूँ कि एक इनपुट गया एंड एक आउटपुट आ गया पूरा। ठीक है। तो आपका पूरा एंड टू एंड आउटपुट आ गया। लेकिन अब सीन ऐसा है कि आप क्या करोगे इस आउटपुट का, कुछ मतलब ही नहीं है ना। टेक्स्ट गया, टेक्स्ट आया, कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है ना। एक्शन क्यों नहीं परफॉर्म हुआ? क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, इसके पास कुछ होना चाहिए। अभी क्या है, एलएलएम इज जस्ट योर ब्रेन। ठीक है, ये खाली एक ब्रेन है जिसके पास कुछ आता है एंड वो कुछ आउटपुट देता है, खत्म हो गया। लेकिन क्या हो अगर इस ब्रेन के पास में कुछ शक्तियां आ जाए तो, जैसे कि हम ह्यूमंस, हमारे पास कैसा है, हमारे पास हाथ पैर है। तो ये कैसे हो गए, ये हमारे कैसे हो गए, मतलब आप इसके मदद से सारी चीजें करते हो बराबर। क्या हो अगर इस एजेंट के भी अगर हाथ पैर हो जाए तो, समझ रहे हो? अगर इसके भी अगर हाथ पैर हो गए और ये कुछ ना कुछ काम कर सकता है, ये बहुत गंदा ड्रॉ किया मैंने, माफ करना मेरे को, बट ठीक है। तो देखो इसके पास भी अगर ऐसा हाथ पैर आ गए तो क्या हो जाएगा, ये अपने हाथ पैर का यूज कर पाएगा बराबर। एलएलएम तो उसका ब्रेन था, वो हाथ पैर का यूज कर पाएगा। अब ये हाथ पैर को जब हम लोग बनाते हैं ना, तो अपना जो क्या बोल सकते हैं, जो एआई होता है, जो अपना एलएलएम है, अब उसके पास पावर आ जाती है। अब उसके पास पावर आ जाती है कुछ चीजों को करने की, कुछ चीजों को परफॉर्म करने की। तो ये जो हमने हाथ वगैरह बनाया ना, इसको हम लोग बोलते हैं टूल्स। ठीक है, टूल्स। तो करंटली हम जब इंसान है, मतलब हम इंसान है, तो हमारे लिए टूल्स क्या है, हमारे हाथ और पैर है। बट वही जो एलएलएम है, जो एजेंटिक एआई होता है, जो एजेंट होता है, अब ये एजेंट बन चुका है। ठीक है। जो एजेंट होता है, उसके जो हाथ पैर होते हैं, उसके होते हैं वो टूल्स। अब वो टूल्स कुछ भी हो सकते हैं, है ना। वो टूल्स हो सकता है कि जाओ भाई वेब सर्फ करके आओ। वो टूल्स हो सकता है कि फाइल सिस्टम देख लो, कोई फाइल बना दो, फाइल डिलीट कर दो, कोई ना कोई एक्टिविटी कर लो। ठीक है। तो ऐसे केस में ये आपका पूरा बन जाता है एजेंट। तो अभी क्या होगा ना, अब आपने यूजर को इसको बोला कि भाई एक काम करो, डिलीट द फाइल नेम rohan.txt। ठीक है। तो अब ये आपने इसको बोले कि भाई एक फाइल डिलीट करना है जिसका नाम rohan.txt है। एलएलएम के पास गया, एलएलएम बोला ओ ओके। तो एक काम करते हैं, एलएलएम सोचेगा कि देख लेते कि मेरे पास टूल्स कितने हैं। ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि टूल्स उसके पास कितने हैं। तो उसको दिखा, अच्छा मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है डिलीट फाइल। ठीक है। उसके पास सेट ऑफ टूल्स है, बहुत सारे। उसके पास शायद फाइल डिलीट करने के हैं, उसके पास शायद फाइल लिस्ट करने के हैं, देखने के, तो उसके पास अलग अलग टूल्स है। तो ये इसका ये एक हाथ हो गया। ठीक है। तो ये टूल को क्या बोलेगा, ठीक है मैं इसका यूज करूंगा। तो वो इस हाथ का यूज करेगा एंड उसको एक फाइल प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो है ना, पीछे से जाके एक पूरा का पूरा एक मस्त ऐसा कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये जो भी कोड है, सेट ऑफ कोड्स है, ठीक है, लाइंस ऑफ कोड्स है। तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा एंड ये कोड इसको लास्ट में आके कुछ ऐसा आउटपुट दे देगा कि भाई मैंने फाइल डिलीट कर दिया है। ठीक है। अब फाइल डिलीट कर दिया, उसके बाद में इसका जो आउटपुट है वो वापस से एआई के पास चले जाएगा। ठीक है। ये वापस से आपका एआई के पास चले गया एंड फिर एलएलएम देखेगा, अच्छा मेरे को ये यूजर ने टास्क दिया था, मेरे पास ये टूल था, मैंने यूज किया, वो एग्जीक्यूट हो गया, ये कुछ आउटपुट आया, अब मैं वापस से आ गया। अब अभी एलएलएम क्या करेगा ना, अभी रिस्पॉन्स देगा, फाइनल रिस्पॉन्स कि भाई मैंने डिलीट कर दिया है, आई हैव डिलीटेड द फाइल। तो आपने समझा कि कुछ तो वो रिस्पॉन्स देता है जिसकी वजह से ऐसी चीज होती है। अभी सीन ऐसा है कि ठीक है, समझ गए कि एजेंट ऐसा कुछ होता है, नहीं समझा तो एक बार फिर से पीछे कर लेना, ठीक है, वीडियो को। ठीक है, समझ गए कि एजेंट अपना ऐसे काम करता है।
लेकिन आप बोलोगे कि भाई इसको अगर टूल को कॉल करना है तो कॉल करने का कुछ तरीका होगा, कॉल करने के लिए कुछ तो एक आउटपुट का तरीका होगा, है ना। तो जो आपके एजेंट्स होते हैं, जब आप एजेंट्स के साथ वर्क करते हो तो ये लोग देते हैं स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में क्या होता है ना, ये लोग एक एक तरीके से आउटपुट देते हैं। तरीके से मतलब ये लोग मोस्टली जेसन आउटपुट देंगे, ठीक है। तो जेसन आउटपुट के अंदर आ गया जैसे कि कौन सा टूल कॉल करना है, तो टूल कॉल के अंदर एक फंक्शन का नाम आ जाएगा कि भाई एक काम करो, डिलीट फाइल नाम का है एक टूल है, उसको कॉल करना है, ठीक है। तो बोलेगा अच्छा जी ठीक है, डिलीट फाइल नाम के फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद में बोलेगा कि अच्छा इसमें पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, ये जो भी है ये क्या पास करना है। तो बोलेगा कि एक फाइल का नाम है, तो फाइल का नाम क्या था, rohan.txt, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ एक आउटपुट आता है और ये आउटपुट को लेने के बाद में आपका जो है कि एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसका कुछ आउटपुट आता है और वो आउटपुट आपका एलएलएम के पास जाता है और फिर एलएलएम उसके ऊपर वापस से थिंकिंग करता है और आपको फाइनल रिजल्ट दे देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एजेंट, इतना अलग है। एलएलएम मतलब खाली ब्रेन था और ये पूरा एक्टिविटी जो करता है उसको बोलते हैं एजेंट। आप एजेंट को बहुत सारे टूल्स बना के अपने हिसाब से दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आप कि भाई एजेंट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है जो हमें लेने चाहिए एंड एजेंट हम कैसे बनाते हैं। तो एजेंट जब आप बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लगेगा एपीआई की। अब एपीआई की जो है वो आप दो तरीके से ले सकते हो। एक हो सकता है कि आप ओपन एआई का ऑफिशियल एपीआई की यूज कर लो, ठीक है। इनका ये लेकिन पेड होता है, आपको यहाँ पे मिनिमम $5 डालना होता है, ठीक है। मिनिमम $5 आपको यहाँ पे डालना होता है। अब सीन ऐसा है कि जब $5 डालोगे तो शायद आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, तो अराउंड वो 6 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप गूगल का एआई यूज कर लो, जेमिनी यूज कर लो। तो जेमिनी के भी एआई स्टूडियो से आपको एपीआई मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लो, ये फ्री है। फ्री है, कितना फ्री है, बेसिकली कैसा ना, आप हर मिनट आप कुछ सेट ऑफ कॉल्स कर सकते हो। मतलब हर मिनट आपने मे बी 10 बार एआई को कॉल कर लिया, उसके बाद में आप कॉल नहीं कर पाओगे, तो उसके बाद रेट लिमिट हो जाएगा, फिर आप अगले मिनट कॉल कर पाओगे। या फिर आप कितने टोकन यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर से चलता है वो, ठीक है। एक ये हो गया। एंड एक तीसरा है कि सर्वम का मॉडल है विच इज फ्री, ठीक है। सर्वम का पूरा फ्री है वो, आई गेस हर मिनट उन्होंने कुछ अच्छा खासा लिमिट दिया हुआ है, तो सर्वम को यूज कर सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं। तो तीन तरीकों में से आई ट्राई कि मैं तीनों को कवर करूं, बट हमारा मेजर फोकस होगा कि भाई हम लोग एजेंट कैसे बनाते हैं वो सीखे, है ना। और हाँ, एक तरीका और मैं बताना भूल गया कि आप ओलामा यूज करके अपने लोकल सिस्टम के ऊपर एलएलएम्स को लोड कर सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे एक डाउनलोड हो रहा है, एक मैं क्वेन का मॉडल एक डाउनलोड कर रहा हूँ जो कि 23 GB का है। तो आपके पास थोड़ा सिस्टम रिसोर्स थोड़े तगड़े होने चाहिए इसके लिए, तो हो जाएगा, फिर काम हो जाएगा। तो एक ओलामा का भी तरीका है जिसको आप अपना सकते हो, ठीक है। अब इसमें से मेरे पास ओपन एआई भी है, मेरे पास जेमिनाई भी है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ओपन एआई से कैसे कर सकते हैं, फिर मैं आपको जेमिनाई का सेटअप बताता हूँ। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का नाम है platform.openai.com। इसके ऊपर आने के बाद में ना यहाँ पे आपको एपीआई कीज करके एक सेक्शन मिलेगा। जब इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ से आप अपने एपीआई की बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ YT ट्यूटोरियल, ठीक है। क्रैश कोर्स है अपना, क्रैश कोर्स, ठीक है। उसके बाद क्रिएट सीक्रेट की, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। यहाँ पे आ गया। ये सीक्रेट की को मैं बाद में बट डिलीट कर दूंगा इसको। मैं फिलहाल के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये। तो दूसरा वाला जो है इसका नाम है aistudio.com, ये आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ साइड में एक सेक्शन है गेट एपीआई की, ठीक है, ये वाला। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक प्रोजेक्ट बनाने का सेक्शन होगा। यहाँ पे आप अलग अलग ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एपीआई की पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट अगर क्लिक करूँ, इसका मैं नाम लिख दूँ जैसे मे बी YT क्रैश कोर्स एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है किसी किसी में, और बाकी टाइम तो फटाक से हो जाता है। तो देखो यहाँ पे बन गया ये, ठीक है। अब बोल रहे कि आप एपीआई की का नाम क्या रखना चाहते हो, तो फिर यही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट पे क्लिक कर दिया मैंने।
तो ये हमारा एपीआई की बनकर रेडी हो गया। तो ये हमारा एपीआई की है, ये नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है। ये आपको तब काम आएगा जब आप लोग को यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन देखना रहेगा, तो वहां पे आपको ज्यादा काम आता है। बट ठीक है, अब इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ये अपना काम भारी हो चुका है, मतलब काम हो गया। अभी आप देखोगे कि मैं फ्री टीयर में हूँ। फ्री टीयर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा रेट लिमिट के अंदर। रेट लिमिट के ऊपर मैंने वनडे का सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें आने के बाद में यहाँ पे यू कैन सी कंपेयर टीयर वगैरह दिया है कि 1 to ऑल मॉडल्स वगैरह का ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यू विल सी कि अच्छा, तो रिक्वेस्ट पर मिनट मतलब हर मिनट आप कितना रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो हर एक मॉडल पे लिमिट है। जेमिनाई 2.5 फ्लैश का अलग है, 2.5 प्रो का अलग है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल यू कैन सी। कुछ कुछ देखो यहाँ पे अनलिमिटेड भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, टीपीएम। टीपीएम मतलब होता है टोकन पर मिनट, मतलब कितने हर मिनट टोकन आप खर्च सकते हो, ठीक है। टोकन का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ऐसी वाली चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, तो हम लोग इसमें से मोस्टली देखेंगे, हम लोग फ्लैश वगैरह यूज करेंगे, देखते हैं मतलब जो भी अच्छा मॉडल होगा उसको हम लोग यूज करेंगे, जो कि अपने एजेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो इफ यू सी, मैंने इसको जेमिनी को पूछ लिया कि भाई बता दे कि कौन सा मॉडल बेस्ट है जेमिनी का इसके लिए, एजेंट्स के लिए, फ्री वाला, ताकि आप लोग भी यूज कर पाओ अगर आप नहीं पैसा खर्चना चाहते हो ओपन एआई के ऊपर। तो इसने बोला 3.1 फ्लैश जो है ना वो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसने अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है कि इस चीज के लिए अच्छा है। 3.1 प्रो इज एक्यूरेट, बट उसका रेट लिमिट काफी ज्यादा मतलब होगा, काफी कम होगा। एंड इसका शायद हाई होगा इसके लिए। तो ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो सब समझ सकता है, और ये भी है जिसमें लाइव एपीआई भी साथ में आता है। इफ यू सी, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि 3.1 जो फ्लैश है इसका, ये जो है मतलब 5 रिक्वेस्ट आप पर मिनट कर सकते हो इस मॉडल को। एक नया फाइल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा main.py, ठीक है। main.py पाइथन का फाइल, हम लोग पाइथन में कोड करने वाले इस चीज को। टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ एंड टर्मिनल में हो जाने के बाद में एक पाइथन का एनवायरनमेंट बना लेते, तो पाइथन -m vnv इट सेज पाइथन नॉट फाउंड। तो एक्चुअली मैंने py में यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने शॉर्टकट करके रखा हुआ है, तो आप पाइथन लिखिएगा, मेरे में py है क्योंकि मैं पाइथन का मैनेजर वगैरह यूज करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो इसने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पे बना दिया। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो मैं vnv स्क्रिप्ट एक्टिवेट लिखूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे यू विल सी evnv लिख के आ गया है। आपका थोड़ा कमांड अलग दिखता होगा, शायद कमांड प्रॉम्प्ट आपका थोड़ा अलग दिखता होगा, मैंने थोड़ा इसके अंदर चेंजेस किए हैं, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं VENV लिख के दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी कोड करते हैं। आपको कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहली लाइब्रेरी है ओपन एआई एजेंट्स, जिसके मदद से हम लोग एजेंट्स को बनाएंगे। एंड उसके बाद में एक पाइडेंटिक करके एक लाइब्रेरी वो यूज करेंगे। तो आपको सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल ओपन एआई हाइफन एजेंट्स, ठीक है। लास्ट में ऐसे एजेंट्स है वो। तो ये वाला हम लोगों ने एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, हो रहा है वो इंस्टॉल, थोड़ा टाइम देते हैं ऐसे। ये होने के बाद में हमें दूसरा लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है पाइडेंटिक। तो हम लोग लिखेंगे पिप इंस्टॉल पाइडेंटिक। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो इट्स इज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। मे बी उसके साथ ओपन एआई के साथ में आ गया होगा, ये इंस्टॉल हो गया होगा। एजेंट्स बनाने के लिए ना दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक ये वाला था और एक ये वाला था। तो आपको मैंने बताया था याद, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लगता है, मैंने बोला था स्ट्रक्चर्ड आउटपुट लगता है। तो इस स्ट्रक्चर्ड आउटपुट को कैसे अचीव करोगे आप, तो पाइडेंटिक के हेल्प से ये होता है। तो पाइडेंटिक स्ट्रक्चर बताता है एजेंट को कि कौन से स्ट्रक्चर में आउटपुट आना चाहिए। एंड हाँ, हम लोग क्योंकि कोड कर रहे हैं ओपन एआई का एसडीके यूज करके, बट हम लोग जेमिनाई को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को एक और लाइब्रेरी लेना पड़ेगा जिसका नाम है जिसका नाम है ओपन एआई करके, ठीक है। तो ये भी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ गया है, ठीक है, देख लो। तो ये हम लोग को 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो चलिए कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एजेंट को इंपोर्ट करना है। नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग ओपन एआई से शुरू करते हैं। तो फ्रॉम ओपन एआई सिंक ओपन एआई। तो अगर आप देखोगे सिंक ओपन एआई, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये क्यों लगता है, इसका रीज़न ये है कि देखो ना, आप अभी आप ये यूज़ कर रहे हो, ओपन एआई का एसडीके यूज़ कर रहे हो, बट आप ओपन एआई के साथ काम ही नहीं कर रहे हो। आप तो ओपन एआई को कॉल ही नहीं कर रहे हो, आप तो जेमिनाई को कॉल कर रहे हो। तो जेमिनाई को कॉल करने के लिए फिर तो जेमिनाई से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उस कनेक्शन को करने के लिए हम लोग को ये लगेगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हम लोग को बनाने हैं, एक है जेमिनाई का बेस यूआरएल
जेमिनाई का बेस यूआरएल में फटाक से ये उनके आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगा, यू कैन सर्च फॉर इट। नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर लेना। वैसे अगर कभी वीडियो आउटडेटेड हो जाए तो फिर शायद ये चेंज हो जाए, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। तो आपको सिर्फ सर्च करना है जेमिनाई ओपन एआई कंपैटिबल एपीआई। अगर आप सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओपन एआई कंपैटिबिलिटी गूगल का ही है ये। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि अच्छा ये वाला यूआरएल है और ये वाला यहाँ पे ऐसा एपीआई की डालना है, तो बस यही यूआरएल को लेके स्टिक कर देना। वैसे तो आपको की को हमेशा इस .env के अंदर रखना चाहिए, मैं फिलहाल के लिए यहीं भी हम लोग को क्लाइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लाइंट बनाना पड़ेगा async ओपन एआई। ठीक है, तो इसमें एक आपको लगेगा एक बेस यूआरएल। बेस यूआरएल ये जो ऊपर वाला है ये आपका बेस यूआरएल है, एंड उसके बाद में आपको लगेगा की एपीआई की। तो एपीआई की इक्वल टू ये वाली एपीआई की लेके डालता हूँ मैं, एंड आपका क्लाइंट रेडी है। क्लाइंट रेडी, कौन सा क्लाइंट रेडी है? जेमिनाई से बात करने के लिए जो मीडियम चाहिए था वो अब रेडी है। अब इसका यूज करके हम लोग आगे एजेंट्स को बना सकते हैं। तो अभी हम लोग को मॉडल भी रखना है कि भाई जेमिनाई का कौन सा मॉडल यूज करना है, तो उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, ऐसी कुछ तो बोलते हैं हम लोग। तो उसको ले लेते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। तो इसको आपको लेना है। ठीक है, इसको लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे जेमिनी का एक मॉडल बना लेते हैं। तो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल, यहाँ पे आपको क्लाइंट पास करना होगा कि ओपन एआई क्लाइंट कौन है। तो मेरा क्लाइंट ये है जो ऊपर मैंने बनाया था, एंड वो बोल रहे कि भाई मॉडल कौन सा यूज करना है, मॉडल बता दो। तो मॉडल के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे, इसने जीपीटी के मॉडल बताए सारे के सारे ऑब्वियसली, क्योंकि ये ओपन एआई का है। तो यहाँ पे मैं आ गया एआई स्टूडियो के अंदर इस साइड, एंड यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो यू विल सी कि बहुत सारे मॉडल है। तो यहाँ पे लिखा है जेमिनाई 3 फ्लैश प्रीव्यू। तो एक ये मॉडल है, एक ये वाला जो नाम है ये डिट्टो हम लोग ले लेते हैं। आगे कैसा था? 3 फ्लैश प्रीव्यू। तो आप कोई और अलग भी मॉडल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना क्या बन गया, एक अपना यहाँ पे जेमिनाई भी कनेक्ट हो गया कि कौन सा मॉडल यूज करना। हम लोग यहाँ तक आ गए। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग एक ऐसा एजेंट बनाए जो सिक्योरिटी एनालिसिस करे। ठीक है, तो उसका सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए एजेंट बना लेते हैं। सिक्योरिटी सिक्योरिटी रिसर्चर, बस इतना नाम रखते हैं और कुछ नहीं रखना है। यहाँ से आपको एजेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एजेंट इंपोर्ट कर लिया यहाँ से, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एजेंट, यहाँ पे आपको एजेंट लिखना है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि भाई एजेंट का नाम क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होंगे, मॉडल क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, ये सब देखना पड़ेगा। तो नेम हम लोग दे देते, नेम सिक्योरिटी एनालिस्ट। अब ये नाम हो गया। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मतलब मॉडल के आप जो इंस्ट्रक्शन देते हो कि भाई तू क्या है, तू क्या कर सकता है, वो है। तो मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है, मैं उसको उठा के पेस्ट कर लेता हूँ। यू आर एक्सपर्ट सिक्योरिटी रिसर्चर, एनालाइज दी प्रोवाइडेड कोड और यूआरएल एंड रिटर्न अ स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी रिपोर्ट। मॉडल, मॉडल कौन सा होगा? जेमिनाई का मॉडल जो बनाया था ऊपर। आपको तो अगर आप ओपन एआई के साथ डायरेक्ट काम करते हैं ना तो इतना कभी दिक्कत होता ही नहीं, ओपन एआई का फटाक से हो जाता है। अभी हम लोग ने ये जो बनाया है ये तो नॉर्मल एजेंट है, हमने अभी तक इसको टूल नहीं बनाया। हम लोग को इसका टूल भी बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, इसको ही रन करके एक बार देख लेते हैं। तो रिजल्ट इक्वल टू, बट आप इसको ना, इसको डायरेक्ट रन भी नहीं कर सकते। ये है सीन इसका। आपको अगर आपको उसको रन करना है तो आपको असिंक आईओ लाइब्रेरी लगेगी, क्योंकि आपको उसको अभी यहाँ पे ना आपको अवेट वाली चीजें चाहिए कि भाई रुके, अवेट करे, वैसा वाला थोड़ा फंडा चाहिए। तो आपको असिंक आईओ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट असिंक आईओ, असिंक आईओ मोस्टली इंस्टॉल्ड ही रहता है। ठीक है, नहीं रहेगा तो इंस्टॉल कर लेना। मैंने असिंक आईओ लिखा तो आ गया। तो ये रिजल्ट तो डायरेक्टली तो नहीं आने वाला। ठीक है, रिजल्ट के लिए आपको एक असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। असिंक डेफ रन एनालिसिस। तो यूजर का इनपुट जैसे कुछ ना कुछ है, तो एक देख लेते हैं यूजर का इनपुट। मैं इसको वर्ड रैप कर देता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट डाल देता हूँ, rohanprajapati.dev। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट, ये वाली मैंने इसको वेबसाइट दे दिया। अभी हम लोग को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर। आपको रनर लगेगा। रनर कहाँ से आएगा? इसमें से आएगा। रनर इज बेसिकली यूज टू रन द मॉडल। ठीक है, तो रनर, तो बोलूंगा रनर भाई एक काम करो ना, एक काम करो, तुम इस मॉडल को चला दो, डॉट रन कर दो। बोलेगा ठीक है भाई चला दूंगा, लेकिन एजेंट कौन सा है वो तो बताओ। बोलूंगा अच्छा एजेंट चाहिए, ये लो एजेंट हमारा सिक्योरिटी रिसर्चर एजेंट है। तो बोलेगा अच्छा, और
ये एजेंट तो हो गया, लेकिन यूजर का इनपुट क्या है? तो मैं बोलूंगा ठीक है, अच्छा इनपुट चाहिए आपको, ये लो ना इनपुट, मैं दे रहा हूँ ना इनपुट, टेंशन क्यों लेते हो, ये लो इनपुट है हमारा यूजर का इनपुट। तो ये हो गया, एजेंट बना दी, एजेंट पास कर दिया और एजेंट को इनपुट पास कर दिया। तो ठीक है भाई, तो एक काम करो, आउटपुट चाहिए मेरे को। आउटपुट में तो रिपोर्ट आएगा मोस्टली, आउटपुट, इसका नाम आउटपुट रख देता हूँ मैं, आउटपुट रिजल्ट जो है। तुम एक काम करो, मुझे इसका फाइनल आउटपुट दे दो, जो भी रहेगा मैं, ताकि मैं इसको प्रिंट कर लूँ, है ना। एंड इसको रन करना है। अभी आपको पता होगा कि असिंक आयो है, अवेट है, आप डायरेक्ट कैसे रन करोगे? तो नेम इक्वल इक्वल टू मेन। अगर आपको नहीं समझ रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो मेरा पाइथन का क्रैश कोर्स आप उसको देख सकते हो, तो पाइथन के बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे असिंक आयो को मैंने बोला कि रन करो इस रन एनालिसिस फंक्शन को। तो हम लोग को है ना इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली ये होगा आपका स्टार्टिंग एजेंट। अभी यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, पाइथन सॉरी पाई मेन डॉट पी वाई। अभी ये स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड क्यों है? क्योंकि शायद रिक्वेस्ट गया होगा एंड रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो ये बोला है कि भाई ओपन एपीआई की इज नॉट सेट। ठीक है, हम ओपन एआई के साथ तो काम ही नहीं कर रहे, तो ओपन एपीआई सेट नहीं है, तो स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट, कुछ शायद ट्रेस बनाते होंगे वो लोग, तो वो स्किप हो गया। अरे ये देखो आउटपुट आया, आउटपुट आया, इसने एनालिसिस करके दे दिया। आप सोचोगे अरे रोहन भाई ठीक है ना, ये एजेंट क्या हुआ? ये एजेंट थोड़ी है, ये क्या हो गया, एक इनपुट दिया, एक आउटपुट आ गया, खत्म हो गया। एजेंट ने कुछ एक्टिविटी किया क्या? नहीं किया। हम लोग को एक्टिविटी करानी है, कुछ कुछ तड़कता भड़कता करना है कि भाई वो कुछ फोल्डर बनाए, फोल्डर डिलीट करे, फाइल बनाए, फाइल उड़ाए, तो हम लोग को ऐसी चीजें करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो आपको मैंने खाली बताने के लिए एक एजेंट बनाया था। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एजेंट बनाते हैं जो कि रियल में आपको फाइल बना के देगा, फोल्डर बनाएगा और उड़ाएगा। क्या हमें इसका नाम चेंज, अभी देखो ये तो चीजें चेंज हो गई, अभी हम लोग इसका एक काम करते हैं, नाम वाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सिक्योरिटी रिसर्चर के बदले हम लोग इसका नाम नॉर्मली एजेंट, फाइल सिस्टम एजेंट, ठीक है, फाइल सिस्टम, एंड यहाँ पे नाम बदली कर लेते हैं। मैं नाम इसके लिए बदली करा रहा हूँ क्योंकि यार बाद में कंफ्यूजन नहीं हो कि यार पहले सिक्योरिटी रिसर्चर बताया, वो मैंने नॉर्मली इनपुट आउटपुट के लिए बनाया था, लेकिन ये वाला जो है ये हमारा है फाइल सिस्टम एजेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसको हटा देता हूँ मैं, यू आर अ एक्सपर्ट फाइल सिस्टम एजेंट, यू कैन क्रिएट, डिलीट फोल्डर एंड लिस्ट फोल्डर्स, ठीक है, यूजिंग अवेलेबल टूल्स, ठीक है, ये बोला, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है भाई, तुमने लिख दिया है खाली वो अवेलेबल टूल्स है, लेकिन टूल्स दिए कहाँ हो, टूल्स तो बनाओ। बोलूंगा ठीक है, एक काम करो, यहाँ से जो एजेंट है यहाँ से इंपोर्ट कर लो फंक्शनल टूल्स को, बस ये चीज को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब टूल्स बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। टूल्स कैसे बनाएंगे? चुपचाप से एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा लेट से क्रिएट फोल्डर। अब आपको पता होगा कि फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमको ओएस लाइब्रेरी की जरूरत है, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे ओएस को। फोल्डर का नाम क्या होगा, कुछ तो देना होगा ना, फोल्डर अंडरस्कोर नेम। एक काम करो, ट्राई करो फोल्डर बनाने का, ठीक है, ट्राई करो os.mkdir, जो भी आया चुपचाप से उस फोल्डर को बना लो एंड रिटर्न कर दो मे बी फोल्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं बनता तो दे दो भाई, एरर दे दो, फाइल एग्जिस्ट एरर। तो अगर ये वाला सीन है तो फिर रिटर्न कर दो फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये भी नहीं है, दूसरा एक्सेप्ट डाल देता है यहाँ पे, एक्सेप्शन इज ई, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो अननोन एरर। यहाँ पे मैंने एक अननोन एरर को मैं इसको एफ स्ट्रिंग करके पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि अगर फाइल है क्रिएट हो जाएगा, नहीं है बोल दे, मतलब फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है तो फोल्डर एग्जिस्ट एरर आया तो फिर यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगा, कुछ अलग एरर है तो ये वाला हो जाएगा। तो क्रिएट फोल्डर का हो गया। फिर एक बनाना है हम लोग को डिलीट फोल्डर का। डिलीट फोल्डर के लिए भी फोल्डर का नाम लगेगा, उसके लिए भी लगभग सेम लॉजिक लगेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर, तो यहाँ पे आएगा फोल्डर डू नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे RMDIR, मतलब क्या, फोल्डर डिलीटेड सक्सेसफुली। कितना इजी है। हाँ, ये जो आपने फंक्शनल टूल को इंपोर्ट किया ना, ये डेकोरेटर है, तो आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा ऐसा फंक्शनल टूल। तो इससे क्या बनता है, आपका टूल बन गया। तो दो टूल बन गया, क्रिएट करने के लिए बन गया, डिलीट करने के लिए बन गया। अब क्रिएट और डिलीट हो गया, तो लेकिन एजेंट को देखना भी तो है ना कि आपके पास कितने फाइल्स है, कितने फोल्डर्स है, तो उसके लिए भी एक टूल बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं फाइल्स फोल्डर्स, एक ऐसा टूल बना लेते हैं कि भाई लिस्ट कर देता है खाली, रिटर्न os.list.dir, ठीक है, कुछ नहीं, हो गया ये लिस्ट डीआर, इतना ही टूल। हाँ, लेकिन आपको टूल के साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, जिसको डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग 3 ऐसा करके लिखते हैं। इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि टूल आपका करता क्या है। तो ये टूल क्या करता है, क्रिएट्स अ फोल्डर, ठीक है, क्रिएट्स एक्चुअली न्यू फोल्डर एंड आर्ग्स क्या इसके बारे में बता देते हैं। फोल्डर नेम विल बी दी फोल्डर नेम, तो ये वाला जो फोल्डर नेम आ रहा है वो ये वाला फोल्डर नेम रहेगा। या फिर अब यहाँ पे आता हूँ मैं, डिलीट के लिए लिख लेता हूँ। वाह, तो देखो यहाँ पे इसने फटाक से रिकमेंडेशन दे दिया, आ गया डिलीट अ फोल्डर आर्ग्स फोल्डर नेम विल बी दिस समथिंग, ऐसा उसने दे दिया, ठीक है। एक ये था
तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑल दी फाइल्स एंड दी फोल्डर्स इन दी करंट डायरेक्टरी। जरा सोचना नहीं पड़ा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ा, काम हो गया। ये वाला अपना काम हो गया, तो ये हो गया। अभी एजेंट को टूल देना पड़ेगा। तुमने खाली टूल बनाया है, दिया कहाँ है? खाली बना के रखे हो, खुद के पास थोड़ी रखे कुछ काम होने वाला है। तो कॉमा करेंगे, यहाँ पे टूल्स लिखा, टूल्स इक्वल टू लिस्ट के अंदर आपको ऐसा दे देना है, क्रिएट टूल, डिलीट फोल्डर, लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर। ये आपने टूल उसको दे दिया। अभी हम लोग चलो इसको एक देते हैं इनपुट। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ एंड मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट अ फोल्डर नेम रोहन। ठीक है, हम लोग चैनल का नाम देते हैं कोडटेरा। इनके साथ नए तो प्लीज सब्सक्राइब, लेट्स रन इट। तो पाइथन मे नॉट बी वाई। ये देखो उसने फोल्डर बनाया, आई हैव क्रिएटेड फोल्डर कोडटेरा। ओके, आई हैव क्रिएटेड फोल्डर, हो गया। कितना इजी था, कर दिया ना काम। काम तो कर दिया, लेकिन है ना बहुत बोर हो रहा है यार, मतलब रियल टाइम आउटपुट नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। रियल टाइम आउटपुट चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रीम कैसे करते हैं इसको। स्ट्रीम करने वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रन स्ट्रीम्ड करके एक फंक्शन है, उसका यूज करना होता है। तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, रन स्ट्रीम्ड करके इसका यूज होगा। कितने में काम हो गया जी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं लिखूंगा असिंक फॉर, बड़ा कर लेते हैं, इवेंट इन स्ट्रीम। तो हमारे पास स्ट्रीम, हमारे पास जो ये जो नाम है, इसका नाम रिजल्ट है ना, इसका नाम स्ट्रीम रख देते हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रीम, स्ट्रीम किसके अंदर डॉट स्ट्रीम इवेंट्स आता है हमारे पास। तो स्ट्रीम इवेंट्स, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है यार, ये तो इसको हटा देते हैं। और ये हम लोग को बार बार चेक करना पड़ेगा, जैसा पहले हो रहा था ना वैसे ही कुछ। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स लगा देता हूँ कि इफ अगर जो मेरा इवेंट है, अगर उसका जो टाइप है वो मेरा क्या है, रॉ रिस्पॉन्स इवेंट। यहाँ पे मेरे पास है कुछ कोड, मैं इसको डाल देता हूँ। तो इसको चेक करो कि क्या वो इंस्टेंस है इस चीज का। देखो, रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। अब ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट आखिर आएगा कहाँ से? तो ओपन एआई के अंदर है ना रिस्पॉन्सेज के टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो ले लेते हैं इसको, फ्रॉम ओपन ए आई डॉट टाइप्स डॉट रिस्पॉन्सेज इम्पोर्ट, ये जो भी इसका नाम था रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट, तो ये वाला आ गया, तो इसमें से आएगा। तो क्यों डेल्टा, क्यों मतलब होता है चंकिंग्स, चंक्स में आता है ना आउटपुट, धीरे धीरे आता है, एक एक करके आता है, इसके लिए इसका यूज किया हुआ है। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फटाक से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला एलिफ हो गया, ये वाला अंदर ले लो, ये वाला ऐसा ले लो एंड अपना काम भारी। तो ये वाला चीज है। तो अगर ये इंस्टेंस है, ये जो डेटा आ रहा है, अगर ये डेल्टा इसका इंस्टेंस है तो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर लो, मतलब एक एक करके वो चंक्स जो प्रिंट होते रहेगा। लाइक प्लीज राइट, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को खाली स्ट्रीम चेक करना है और कुछ नहीं। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हाँ, ये देखो 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 कैसा आ रहा है, देखो देखो देखो, धीरे धीरे करके स्ट्रीम हो रहा है ना, स्ट्रीम हो रहा है। फोल्डर के उसने 10 पैराग्राफ लिख दिया, स्ट्रीम हुआ आउटपुट, आपके आंखों के सामने स्ट्रीम हुआ। तो एक स्ट्रीम आप कर सकते हो जब आप टूल्स बनाते हो, जैसे मानस जैसे टूल्स है, या जो भी मार्केट में अवेलेबल टूल्स है, जहाँ पे लोग दिखाते हैं कि लाइव कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर बाद में कुछ ये कॉल किया ये लोग ने, टूल कॉल किया, तो ये चीज होती है, ऐसी होती है। तो आई कैन से ना कि भाई काम करो, create 10 folders of Indian name, then delete any 5 folders that you created। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 10 फोल्डर बनाओ कोई भी इंडियन नेम के, और डिलीट कर दो किसी भी 5 को जो आपने बनाए। ठीक है, देखते रन करके 1.5 फ्लैश देख लेते एक बार। नहीं 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 नहीं, 1.5 नहीं यूज करना था। ठीक है, इसको देखते कि क्या चक्कर है इसका, फिर से रन करेंगे हम। तो दिक्कत कहाँ हो रहा है पता है, जब ये कोई टूल कॉल करता है ना, तो वो केस के अंदर ये वाला जो सिनेरियो है वो प्रॉपरली नहीं चल रहा है। तो शायद हमें ना मॉडल चेंज करके ही देखना पड़ेगा। मे बी जेमिनाई 3.1 समथिंग आई गेस, 2.5 फ्लैश, लेट्स सी ये भी रिकमेंड क्या कर रहा है, 2.5 देख ले। तो ये दिक्कत पता है क्या हो रही है, ये इसका दिक्कत है। जब ये टूल कॉल करता है ना तो स्ट्रीम के टाइम पे दिक्कत हो जाता है। तो ये वाला ही थोड़ा सा टूल कॉल स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है। मॉडल चेंज कर करके एक बार चेक ही करना पड़ेगा। मे बी जेमिनाई 3.1 3 प्रो रिव्यू प्रीव्यू ये देख लेते हैं एक बार। इसने दिया कुछ कुछ, रेट लिमिट हो गई, रेट लिमिट हो गई। अब हम क्या करते हैं, जो स्ट्रीमिंग वाली चीज़ है वो उसको ओपन एआई से करके देखते हैं। थोड़ा जेमिनाई के अंदर मेरा रेट लिमिट भी हो चुका है, तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा, तो इसमें से देख लेते हैं। तो हम लोग को अगर ओपन एआई में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे इसका ज़रूरत नहीं है,
क्या नाम है इसका, असिंक, ओपन एआई वगैरह का हम लोग को क्लाइंट की जरूरत नहीं है, क्लाइंट ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। ये हटा देते हैं, इसका नीड नहीं है। टूल्स ठीक है, ये वाला भी हटा देता हूँ मैं, इसका भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मॉडल है, मॉडल का नाम डाल देता हूँ मैं, तो इसका नाम होगा GPT 4.1 नैनो यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ठीक लग रही है। हम लोग को हाँ API की डालना पड़ेगा, तो मैं API की डाल देता हूँ। ये वाला API की डाल दिया। एसेट ट्रेस वाले को हम लोग डिसेबल कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको एनवायरमेंट करके डाल दिया, ठीक है। आप ENV फाइल बना के भी कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैंने ऐसे फटाफट किया, और इसकी भी जरूरत नहीं है कंप्लीशन मॉडल की। तो अपना कोड देखो भी कितना छोटा हो गया, ठीक है। वो सारी चीजें हट गई, क्योंकि अभी हम लोग ओपन एआई से डायरेक्ट हैंडल कर रहे हैं ना। तो इसको रन करके देखते हैं। पाइथन सम एरर, देखते हैं भाई, इनवैलिड स्कीमा फॉर फंक्शन, देखते क्या एरर है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपको, अभी थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट पाइथन लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई डेटा टाइप क्या है इसका, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये वाला ऐसा हो गया, और उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये एक कोड है, मैंने जनरेट किया था वर्कफ्लो का, मैं इसको पेस्ट करके आपको फटाक से समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ कोड है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये कोड क्या कर रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है, स्ट्रीम कर रहा है। एंड यहाँ पे बता रहे कि अच्छा रॉ रिस्पॉन्स है, तो उसको ऐसा प्रिंट कर लो। अगर वो रन आइटम स्ट्रीम्ड इवेंट है, उसमें मतलब टूल कॉलिंग हो रही है, तो उसको ऐसा प्रिंट कर लो। तो खाली चेक कर रहा है कि भाई जो आ रहा है ना चंक आपके पास में, वो क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट किया हुआ इफ एल्स लगा के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग के लिए इतना किया है, वरना आप इतना यूज़ भी नहीं करेंगे हम लोग मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे डाला क्रिएट 10 फोल्डर्स विद इंडियन नेम एंड डिलीट 5 ऑफ देम रैंडमली, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। तो देखो समझा, क्रिएट 10 फोल्डर्स विद इंडियन नेम एंड डिलीट 5 रैंडमली। ये देखो इसने बनाया, देखो उड़ाना शुरू किया, उड़ाया, तो देखो उसने उड़ाया, है ना। आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड 10 फोल्डर्स विद इंडियन नेम एंड देन डिलीटेड 5 ऑफ देम रैंडमली। कितना ईजी हो गया, मतलब देखो मेरे नाम का भी फोल्डर बना लिया, क्या बात है। तो ये वाला जो चीज़ है आपने सीखे इसके अंदर, कि टूल कैसे बनाते हैं और स्ट्रीमिंग कैसे होती है। टूल बनाना सीख लिए, उसको अटैच कर लिए, स्ट्रीमिंग सीख लिए, डायरेक्ट रन करना सीख लिए। डायरेक्ट रन करना तो बहुत ही इजी है, उसमें तो हम लोग इसको हटाएंगे, मस्त रन करेंगे, फंक्शन को अवेट करेंगे, और फिर मैं यहाँ लिख देंगे कि भाई रिजल्ट इक्वल टू स्ट्रीम, सॉरी स्ट्रीम भी नहीं आएगा, इसका नाम रिजल्ट रखता हूँ, और इसका नाम आएगा आउटपुट, इक्वल टू क्या आएगा, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, प्रिंट आउटपुट। ये आपका आउटपुट दे देगा। तो ये देखो इसने आउटपुट दे दिया। स्ट्रीम नहीं किया तो समझा नहीं, करेक्ट। स्ट्रीम किया होता तो समझ में आ जाता कि कुछ तो कर रहा है ना। अच्छा वैसा मैं बता दूं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म डॉट ओपन है ना, वहाँ पे दिख जाता है कि कितने टोकन गए, कितना खर्चा हुआ। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है 6905 टोटल टोकन यूज हुआ, 18 रिक्वेस्ट गया, एंड कितना खर्चा हुआ तो यहाँ पे लिख के आएगा। तो 0.01 से भी कम हुआ। इसके लिए मैं नैनो मॉडल यूज करूँ कि भाई एजेंट तो बन जाते हैं उससे, हल्के फुल्के एजेंट्स बन जाते हैं, एंड ट्यूटोरियल के लिए भी सही है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इससे तगड़े मॉडल्स को भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन कैसा है ना, यहाँ पे 7000 टोकन बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, मतलब इतना यूज़ तो नहीं करना चाहिए। तो ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि ये उनका जो भी एजेंट का SDK है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो बार बार लूप होता रहता है, तो उस केस में ना टोकन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसके लिए लोग यूजुअली खुद का एजेंट बनाना प्रेफर करते हैं। खुद का मतलब पूरा स्क्रैच से लिखेंगे, अपन को चीज़ें उनके कंट्रोल में हो, जहाँ पे वो खुद से मैनेज करे, तो उससे ना टोकन्स को भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर पाते हो। ये सारे एजेंट्स टोकन बड़ा खर्चा करते हैं, मतलब जो आप ओपन SDK वगैरह यूज करते हो, कोई भी SDK, तो उसमें टोकन बहुत खर्चा हो जाता है, क्योंकि उसमें लूप्स बहुत ज्यादा होता है। बार बार एजेंट्स का काम क्या है, खुद को ही कॉल करता है, करेक्ट। मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो उसने कॉल किया, उसने बोला डिलीट कर दिया, फिर लिस्ट आया, फिर उसने खुद को दिया कंफर्म करने के लिए कि भाई हुआ क्या डिलीट। तो मतलब वो खुद में लूप करता रहता है। पहले आएगा क्वेश्चन आएगा कि फाइल बना दो, तो सुना ठीक है भाई फाइल बनाता हूँ, लूप कॉल एक में कॉल करता हूँ फंक्शन को, कॉल किया फंक्शन को, उसका कुछ तो रिस्पॉन्स आया, फिर कॉल किया फंक्शन को, कुछ तो रिस्पॉन्स आया, ऐसा 10 बार हो गया। फिर ऐसा उसका रिस्पॉन्स फिर से LLM के पास गया, AI के पास गया, वो चेक किया अच्छा सही हुआ कि नहीं, कहीं एरर तो नहीं आ गया। फिर ये सब कुछ चेक करने के बाद में वो वापस आउटपुट देता है कि अरे भाई फाइल बन गई है, कोई एरर नहीं है। तो ऐसे केस में आप सोचो ना कितना ज्यादा लूप हो सकता है। एजेंट इज नथिंग बट इट्स अ लूप जो खुद में चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक आपका गोल क्लियर ना हो जाए, जब तक आपका टास्क क्लियर ना हो जाए, टास्क मतलब सॉल्व ना हो जाए, जब तक वो गोल तक ना पहुंचे, तब तक वो करते रहता है। तो उसमें ना टोकन बहुत खर्चा होता है। तो अभी हम लोग है ना जो नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी एजेंट्स। तो मल्टी एजेंट सिस्टम कैसे काम करता है, मल्टी एजेंट में क्या होगा, 2 एजेंट होंगे, करेक्ट।
तो फिर दो एजेंट कैसे बनाते हैं, दो एजेंट एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, इस केस पे आते हैं। तो हम लोग एक मेन एजेंट रखते हैं जिसका नाम एक राउटर एजेंट होगा जो कि राउट करेगा, ठीक है। सबसे पहले रिक्वेस्ट उसके पास होगी आएगी, फिर बाद में वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से एजेंट को रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। अच्छा, आप सोचोगे कि अरे रोहन मुझे एक बात बताओ कि अलग अलग एजेंट बनाने की क्या जरूरत है, एक ही एजेंट को सारी कैपेबिलिटी दे दो, सारे टूल्स भर दो उसके अंदर ही, मस्त इंस्ट्रक्शन डाल दो, अलग अलग की से क्या जरूरत है। ये छोटे स्केल पे जब हम लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं तो फिर हम लोग को लगता है कि अरे यार बहुत सही चीज है, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब हम लोग आगे जाके हम लोग बहुत सारे एजेंट बनाएंगे, तब प्रॉब्लम क्या आएगी ना, कि आप सोचो कि आपने सब कुछ दे दिया, शायद एजेंट आपका हेलुसिनेट होने लग जाए, कौन सा टूल अलग कॉल करना था शायद दूसरा टूल कॉल करने लग जाए। दूसरी प्रॉब्लम, जब भी आप एजेंट बनाते हो तो आपके जो टूल्स होते हैं ना वो साथ में जाते हैं, मतलब जब भी वो एआई कॉल करता है तो टूल साथ में आते हैं एजेंट को एलएलएम को बताने के लिए कि भाई एलएलएम मेरे पास इतने सारे टूल्स है, आप बताओ इसमें से हम लोग कौन सा टूल यूज करें। तो आप सोचो अगर आपके पास 100-200 टूल्स है तो सारे के सारे टूल्स एक साथ जा रहे हैं, तो आपका जो टोकन है वो कितना ज्यादा खर्चा होगा, फालतू में इनपुट टोकन आपके बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, आपका रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग एजेंट बना लेते हैं। अलग अलग में क्या फायदा है कि एक एजेंट सिर्फ आपका फाइल को हैंडल कर रहा है, एक एजेंट सिर्फ आपके रिसोर्स को हैंडल कर रहा है, सिस्टम के रिसोर्सेज को। एक एजेंट है जो सिर्फ देखता है कि मेरे को कौन से एजेंट को कॉल करना है, तो और एक एजेंट है जो आपकी जनरल क्वेरी सॉल्व करता है। तो कैसा होगा ना, जैसे रिक्वेस्ट आया, जैसे यूजर ने बोला हाय, तो वो क्या करेगा ना, वो देख के समझ जाएगा अच्छा ये तो जनरल है, तो एक काम करता हूँ जनरल एजेंट के पास भेज देता हूँ। तो जनरल एजेंट उसको नॉर्मल कस्टमर सर्विस जैसा कुछ जैसा बात करेगा कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो वगैरह वगैरह लोग का बात होगा। लेकिन वही अगर यूजर ने पूछा कि अरे यार मेरे फाइल में क्या क्या है, तो उसने देखा अच्छा ये तो फाइल के बारे में पूछ रहा है, जो आपका राउटर एजेंट होगा जिसको सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा, तो वो सोचेगा कि एक काम करो, इसको है ना फाइल सिस्टम एजेंट के पास भेज दो, ये वाला काम करेगा। अब उसके बाद में आपके पास जैसे रिसोर्सेज के बारे में कोई पूछ रहा है, तो फिर वो बोलेगा कि काम कर इसको रिसोर्सेज के बारे में पूछ लो, है ना। तो ये ऐसे काम करे, तो आपका एक प्राइमरी एजेंट होता है जिसको हम लोग राउटर भी बोलते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पे मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, जैसे ये एक एजेंट हो गया, मे बी एक एजेंट हो गया, ये एक एजेंट हो गया। तो ऐसा करके कुछ चीजें ये काम करती है। उसके बाद में आपका प्राइमरी एजेंट डिसाइड्स कि भाई मुझे रिक्वेस्ट भेजना किसके पास है, कौन से एजेंट के पास में भेजना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो आगे डिसाइड करेगा कि किसको भेजना है। तो उससे क्या होता है ना, आपका टोकन बचेगा। इसके पास शायद 50 टूल, इसके पास 50, इसके पास कोई टूल ही नहीं है, जनरल एजेंट है, इसको टूल की क्या जरूरत है। तो फिर ऐसे केस में आपका कैसा हो गया, आपका टोकन बच गया, है ना। क्योंकि अभी सबका सब टूल नहीं जा रहा है, अब सिर्फ वही टूल जा रहा है जो कि रिक्वायर्ड है, टोकन भी बच गया, सिंपल है ना। तो अभी काम करते हैं, एजेंट बना लेते हैं। तो हम लोग एक राउटर एजेंट बनाएंगे, ठीक है, राउटर एजेंट। एंड राउटर एजेंट का नाम भी हम लोग कुछ लिखना होगा। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, राउटर एजेंट एंड इंस्ट्रक्शन दे दिया, यू आर अ राउटर एजेंट एंड वगैरह वगैरह, वी हैव अ फाइल सिस्टम एजेंट, हमारे पास फाइल सिस्टम एजेंट भी है। अगर कोई क्वेरी उसके रिलेटेड होती है तो फाइल सिस्टम एजेंट का यूज करो। अगर कोई क्वेरी, अगर इट इज नॉट फाइल सिस्टम देन से आई कैन नॉट हेल्प। या फिर मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, उसको ले लेता हूँ मैं इंस्ट्रक्शन, मेरा इंस्ट्रक्शन थोड़ा ठीक था। इफ द क्वेरी इज नॉट इज जेनेरिक देन रिप्लाई एज अ जेनेरिक एजेंट। एंड क्या करना होगा ना, यहाँ पे हम लोग को हैंड ऑफ लिखना होता है, यहाँ पे हम लोग टूल नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ में क्या होता है ना, ये जो एजेंट चल रहा था ये पूरा का पूरा, मतलब पूरा हैंड ऑफ इसको ही कर देगा कि अब तू ही देख ले भाई, अब मैं कुछ नहीं देख सकता, अब तू ही देख ले। तो इसका मतलब होता है हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ के अंदर हम लोग अपना क्या करेंगे, एजेंट का नाम डालेंगे। एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग एजेंट है ना उसको चेंज करके, पहले फाइल सिस्टम एजेंट था, अब आपको राउटर एजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राउटर एजेंट लिखेंगे। अब जो पहली रिक्वेस्ट है वो हमेशा किसको आएगी, वो राउटर एजेंट को आएगी, है ना। अब पहली रिक्वेस्ट वो किसको आएगी, आपके राउटर एजेंट को आएगी, जैसे ये वाला है। और उसके बाद में हमारे पास एक एजेंट है जिसका नाम है फाइल सिस्टम एजेंट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चलेगा। तो अगर कुछ है क्वेरी फाइल सिस्टम के रिलेटेड तो यहाँ पे फाइल सिस्टम एजेंट चलेगा, जो अपने कुछ ना कुछ टूल्स का यूज करेगा, ठीक है। एंड अगर फाइल सिस्टम के रिलेटेड नहीं है तो वो प्राइमरी एजेंट देख लेगा। यहाँ आते हैं, हमने ये वाला कर लिया, एक काम करते उसको रन करते हैं। तो पाइथन मेन डॉट पी वाई, हो देखो उसने चलाया। अब राउटर एजेंट के पास रिक्वेस्ट किया, राउटर एजेंट ने क्या किया, उसे दूसरे एजेंट को दे दिया। एंड दूसरे एजेंट ने फाइल्स बना दिया। अब आप बोलोगे कि रोहन यार समझेगा कैसे कि वो कौन से एजेंट के ऊपर लेके जा रहा है रिक्वेस्ट, वो तो बताओ, मेरे को भी देखना है कि हैंड ऑफ कैसे हो रहा है। लेकिन सीन क्या है ना, अगर मुझे आपको हैंड ऑफ दिखाना पड़ेगा ना तो हम लोग को स्ट्रीम एजेंट के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने स्ट्रीम एजेंट का कोड यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब स्ट्रीम एजेंट के कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ।
ताकि मैं आपको रियल में हैंड ऑफ दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको उठाएंगे एंड इसको स्ट्रीम एजेंट पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला है हमारा राउटर एजेंट। तो अब क्या होगा ना, अब आपको हैंड ऑफ दिखेगा। फिर से चला है, देखो यूजर ने बोला आई नीड अ फोल्डर नेम ट्यूटोरियल हैंड ऑफ, स्विचिंग कंट्रोल टू राउट एजेंट। राउट एजेंट आइडेंटिफाइड कि भाई ये तो फाइल सिस्टम एजेंट का टास्क है, तो उसने उसको स्विच कर लिया एंड यहाँ पे सिस्टम हैंड ऑफ हुआ है। तो उसने कंट्रोल किसको दिया, आपका फाइल सिस्टम एजेंट को दिया। रीजन राउट एजेंट आइडेंटिफाइड कि भाई ये इसका टास्क है। एंड फिर में उसने टूल कॉल किया जिसका नाम था ट्यूटोरियल है। उसने टूल कॉल किया, उसने देखा कि भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फोल्डर। समझे क्या हुआ? तो ये वाला टूल कॉलिंग हुआ। ठीक है, ये वाला तो स्ट्रीम आउटपुट था। तो इसके लिए ये कोड ऐसा है कि आप जनरेट करके यूज करो, इसके ऊपर ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। मेन तो आपका ये कि ऊपर वाला कि भाई हैंड ऑफ कैसे हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास एक से ज्यादा एजेंट है, तो जैसे फाइल सिस्टम के लिए एक है, एक रिसोर्स का होगा, तो हम लोग अभी एकदम ही मल्टी एजेंट जा रहे हैं। एक होगा सिस्टम रिसोर्स एजेंट। यू कैन मॉनिटर द सिस्टम एंड यूज द अवेलेबल टूल। तो सिस्टम रिसोर्स के लिए हम एक काम करते हैं, टूल बना लेते हैं। कौन सा टूल होगा? मे बी लेट्स से रैम यूसेज। तो ये क्या करेगा, पीएस यूटिल का यूज करते हुए रैम यूसेज बता देगा, है ना। तो पीएस यूटिल हमारे पास आ गया। पीएस यूटिल आई गेस स्किप करना पड़ेगा, पीएस यूटिल ले लिया। अभी क्या करेगा कि रैम बताएगा कि इसको हटाता हूँ, तो रैम यूजेज ये बताता है बस। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। कि अगर मैं इसको पूछूँ कि भाई वी हैव अ सिस्टम रिसोर्स, मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन दे दिया कि सिस्टम रिसोर्स के लिए यू कैन यूज दिस। तो अगर मैं इसको पूछूँ कि भाई मेरा रैम का यूजेज क्या है, मैंने यहाँ पे एक और डाल दिया है कि सिस्टम रिसोर्स एजेंट भी हमारे पास। तो देखते क्या करेगा, पाइथन मेन डॉट पी वाई। देखो चला। तो इसने देखा कि ये देखो व्हाट इज माय रैम यूजेज, राउट एजेंट आइडेंटिफाइड, सिस्टम टास्क। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बट ठीक है, छोड़ देते उसको। बट यहाँ पे क्या किया, उसे स्विच किया कंट्रोल किसके ऊपर, सिस्टम रिसोर्स एजेंट के ऊपर। एंड ये शायद है ना, यहाँ से कोई मे बी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना, ये वाला प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये जाने दो, ये वाला फालतू है, ये इसको हटा देते हैं, इसका मतलब नहीं है। कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से रन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया, उस राउट एजेंट के ऊपर रिक्वेस्ट आया, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये तो रिसोर्स एजेंट का टास्क है। तो उसने रिसोर्स एजेंट को उसको कॉल किया, रिसोर्स एजेंट ने एक्शन लिया। उसने यहाँ पे रैम यूजेज बता दिया कि 50.1% का आपका रैम यूजेज है। तो अभी हम लोग ने क्या सीखा कि आप मल्टीपल एजेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हो ना। एजेंट्स में हैंड ऑफ कैसे होता है, हैंड ऑफ मतलब हैंड ऑफ ही कर दिया, मतलब दे दिया भाई, ये ही एजेंट देख ले, अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है, तू ही देख ले। तो ये होता है हमारा एजेंट हैंड ऑफ। लेकिन अभी अभी हम लोग सीखने वाले हैं एजेंट एस टूल क्या होता है। दोनों में फर्क क्या, मैं बताता हूँ। अब जब हैंड ऑफ करते हो ना, तो उसके अंदर आप बोलते हो कि भाई मैं है ना यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को लेना देना ही नहीं है। यहाँ से रिक्वेस्ट आया, इसने बोला कि ठीक है ये मेरा काम नहीं है, इसका काम है। इसने सीधा इसको राउट कर दिया कि भाई अब तू ही देख ले, जो भी इनपुट आउटपुट है तू ही देख ले, मैं कुछ नहीं करने वाला। लेकिन मैं बोलूँ कि यार ये तो गलत है, हो सकता है एजेंट ने कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ ऐसा आउटपुट दे दिया जो शायद यूजर को नहीं जाना चाहिए, मे बी वहां पे बीच में कंट्रोल होना चाहिए कुछ। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एजेंट एस टूल। उस केस में क्या होता है ना, आपका ये जो आउटपुट होता है, ये आउटपुट इस एजेंट के पास जाता है एज अ मैनेजर। आप समझ लो ये मैनेजर, इसके एम्प्लॉयज है। मैनेजर के पास काम आया, उसने एक एम्प्लॉय को काम दिया, उसको पूछा भाई काम हुआ क्या, तो उसने बोला अच्छा हो गया। उसने काम का फिर रिपोर्ट मैनेजर को दिया, मतलब रिस्पॉन्स मैनेजर को गया। मैनेजर ने देखा अच्छा हाँ सही काम किया है, उसने फिर रिस्पॉन्स मोल्ड करके आगे भेज दिया, है ना। जैसे एम्प्लॉय ने बोला अरे यार आज तो काम नहीं होगा, मैनेजर ने वहां पे जाके बोल दिया कि अरे आज ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो ये हो गया, इसको हम लोग इसको आप मैनेजर पैटर्न भी बोल सकते हो, और इसको जो जो मेन टर्म इसके लिए यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एजेंट एज ए टूल। तो यहाँ पे आप चुपचाप जाओ, यहाँ पे जो अपने हैंड ऑफ लिखा हुआ है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हैंड ऑफ को हटा देंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे टूल्स। टूल्स, अब टूल्स लिखने के बाद में हम लोग को यहाँ पे बोलना पड़ेगा, पहले एजेंट का नाम देना पड़ेगा कि भाई ये जो फाइल सिस्टम एजेंट है ना, इसको एज ए टूल पास कर दो। कुछ नहीं, देखिए कितना इजी हो गया, एज टूल लिख दिया। देखो अच्छा एज टूल पास किया, लेकिन उसके आगे आपको कुछ इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि भाई किस लिए काम आता है तू, है ना, किसके लिए काम आता है। तो टूल का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई कंसल्ट दिस एजेंट फॉर फाइल
एंड फोल्डर लिस्ट। एंड ये वाला एक इसको डाल दिया कॉमा करके, सिस्टम रिसोर्स एजेंट एज अ टूल। टूल डिस्क्रिप्शन क्या, कंसल्ट दिस एजेंट फॉर अ सिस्टम रिसोर्स इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं, चला देते हैं। वन मिसिंग आर्ग्यूमेंट नेम एज अ टूल नेम, ठीक है, टूल नेम डाल देते। इसका नाम रहेगा फाइल सिस्टम एजेंट और इसका नाम रहेगा सिस्टम रिसोर्स एजेंट। रन करते, चला। यहाँ पे हैंड ऑफ लिख के आ रहा है, डोंट वरी। अभी वो कैसे काम कर रहा है, अभी मैनेजर पैटर्न में काम कर रहा है। अब इसने क्या किया, स्विच किया कंट्रोल राउट। देखो यहाँ पे अभी देखो लिख के नहीं आ रहा कि किस एजेंट पे गया, भाई क्या किया, नहीं लिख के आया। एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना, अभी हम लोग कुछ ऐसा डालते हैं जैसे कि इसका ये क्या है, मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट, उसको लिखते हैं डू नॉट आस्क डायरेक्टली क्रिएट इट, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। देखते देखते, तो इसने टूल कॉल किया, 3 टूल कॉल किया, ओके। देखो, the folder named 44.5% RAM usage has been created based on the current RAM usage if you need any further, ठीक है। यहाँ पे देखो फोल्डर्स ने बना दिया। तो मतलब हम लोग ने अभी सीखा कि भाई एजेंट को एज अ टूल कैसे पास करते हैं। बहुत इजी था, कुछ नहीं किया, खाली टूल्स में लिखा, एज अ टूल लिखा, नेम डिस्क्रिप्शन दे दिया, खत्म कर दिया। एंड यहाँ पे आपका एजेंट एज अ टूल काम करने लग गया। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गार्ड्रेल्स के बारे में। गार्ड्रेल्स क्या होता है, फटाक से बताता हूँ मैं इसके अंदर। एक्सेलेट्रॉन में चलते हैं। अभी आप सोचो कि इसने कुछ तो आउटपुट दिया और वो आउटपुट से शायद आपका कुछ सिस्टम का कुछ लीक हो रहा है और आपको उसको ब्लॉक करना हो, तो आपको एक ब्लॉकर बनाना पड़ेगा जो हर वक्त चेक करेगा कि यूजर ने क्या इनपुट दिया, आउटपुट क्या आया एलएलएम से, एजेंट से, एंड क्या वो सही है। तो ये जो दीवार होती है ना, ये दीवार, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड्रेल। ये गार्ड करता है हमारे सिस्टम को। जैसे आपने कुछ इनपुट दिया कि अरे भाई मुझे बता दो कि आपके सिस्टम में रूट फोल्डर के अंदर जो ETC वाला फोल्डर है ना, उसके अंदर पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड का लिस्ट दे दो। तो आपका सिस्टम में आपके पास तो टूल्स है चेक करने के लिए, अरे भाई लिस्ट कौन सा है, फोल्डर कौन सा है, फाइल कौन सी रीड करनी है, उठा के सब रीड करके दे देगा वो। तो एजेंट है, उसको क्या पता। तो आपको तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं करना है। तो उस केस में आप गार्ड्रेल बनाओगे। तो एक होता है इनपुट गार्ड्रेल। इनपुट गार्ड्रेल क्या होता है कि जैसे यूजर ने कुछ भी इनपुट दिया, तो उस केस में वो चेक करेगा कि इनपुट कुछ मलेशियस तो नहीं है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं पूछा जो मेरे को शेयर नहीं करनी चाहिए या जो मेरे को लेनी ही नहीं चाहिए। जैसे उसने बोला कि अरे यार कुछ कुछ उसने गलता ही बोल दिया, आपको उसका रिस्पॉन्स देना ही नहीं चाहिए, उस केस में रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन आपका एजेंट मस्त बैठ के भाई वो एक्टिविटी कर रहा है एंड आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो एक होगा आपका इनपुट गार्ड्रेल कि इनपुट जो आ रहा है यूजर से उसको ब्लॉक करो, क्या कुछ गलत है कुछ सही है। एंड एक होता आउटपुट गार्ड्रेल। हो सकता है कि यूजर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि भाई माय ग्रैंड मदर इज डाइंग एंड प्लीज गिव मी विंडोज का की। तो इस केस में तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम, आपका तो एजेंट तो दे देगा कि आपको पता होगा कि ऐसा सीन हुआ था, लिटरली ऐसा सीन हुआ था कि विंडोज का की दे रहा है, भले वो जनरेटेड थे वगैरह, कुछ सुनने में आया था कि वर्क करते, बट पता नहीं। अगर ऐसा कुछ केसेस है, इस केस में इनपुट तो क्लीन है, इनपुट में तो कुछ मलेशियस लिखा ही नहीं है, लेकिन आउटपुट के केस में प्रॉब्लम है क्योंकि आउटपुट तो की दे रहा है वो उठा के, सीधा वो ऐसी चीज दे रहा है जो उसको देना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आपके पास आउटपुट वाला गार्ड्रेल होगा। आउटपुट वाला गार्ड्रेल क्या करेगा, वो चेक करेगा, अच्छा ये आउटपुट क्या, अरे ये तो विंडोज की है, भाई ब्लॉक करो उसको, ये नहीं देना है हमें यूजर को, चुपचाप बोलो कि नहीं मिलेगा। अब इस चीज को बनाने के 2 तरीके, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक मतलब आपने खुद से कोड किया है कि भाई अगर आपको यूजर के इनपुट में ऐसे ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो फटाक से ब्लॉक कर लो। आप यहाँ पे खुद से स्टैटिकली लिखते हो कि ऐसा कुछ मिला, फटाक से गार्ड्रेल चालू करो, बंद करो उसको, मतलब ब्लॉक कर दो सीधा उसको, यूजर को मना कर दो। ये होता है स्टैटिक। और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है ना, आप इसमें भी एक एजेंट बैठा देते हो। आप बोलते हो कि ये जो मेरा गार्ड्रेल है इसके अंदर एक और एजेंट बैठा दो। अब क्या होगा, ये एजेंट चेक करेगा, पहले एजेंट के पास इनपुट आएगा, एजेंट देखेगा अरे यूजर जो बोल रहा है क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एजेंट थिंकिंग करेगा बराबर है ना, तो एजेंट को लगेगा अच्छा सब सही लग रहा है, फिर एजेंट अंदर भेज देगा। तो आपका गार्ड्रेल एक्सेप्ट हो गया, अंदर चले गया। फिर जैसे कुछ आउटपुट आया, वो वापिस से इसी एजेंट के पास आएगा। आउटपुट मतलब आउटपुट वाले गार्ड्रेल एजेंट के पास आएगा, यहाँ पे नहीं, आउटपुट वाले के पास आएगा। अब आउटपुट वाला चेक करेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, भाई कोई की तो नहीं दे दिया, विंडोज का की तो नहीं दिया, उसको दिखा अरे भाई की दे दिया है तो गलत है। तो फिर वो क्या करेगा, मना करके चुपचाप बाहर आउटपुट दे देगा कि भाई देखो ये चीज मैं नहीं कर सकता। तो आपको याद है कभी भी जेमिनाई यूज करते हो, चैट जीपीटी यूज करते हो, कभी कभी वो आधा रिस्पॉन्स जनरेट करता है, फिर अचानक से कहता है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। वो केस में क्या होता है, आपका आउटपुट गार्ड्रेल ही तो ट्रिगर होता है, क्योंकि स्ट्रीम आउटपुट आता है। स्ट्रीम आउटपुट में एक साथ गार्ड्रेल को नहीं समझता, धीरे धीरे करके टोकन आते, उसको इतना नहीं समझता। लेकिन जैसे ही आपका पूरा आउटपुट जनरेट हो जाता है और जब लास्ट में उसको जब वो गार्ड्रेल उसको एनालाइज करता है,
उसको दिखता है कि अरे भाई गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं जाना चाहिए था यूजर के पास में, तो क्या करता है फिर बाद में उसको ब्लॉक करता है। आपको रियल एग्जांपल भी दिया है, ये एक्चुअली होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ भी रहेगा। तो ये होते हैं गार्ड्रेल्स। तो मैं आपको बताऊंगा कि गार्ड्रेल्स आप कैसे बना सकते। तो हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग स्टैटिक गार्ड्रेल्स कैसे बना सकते। गार्ड्रेल्स बनाने के लिए आपको गार्ड्रेल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे इनपुट गार्ड्रेल एंड आउटपुट गार्ड्रेल्स, ये दो चीज को आपने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में आपको गार्ड्रेल्स बनाने पड़ेंगे। एक प्राइवेसी गार्ड बना लेते, एक छोटा सा मतलब एक गार्ड्रेल बना लेते। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे गार्ड्रेल फंक्शन आउटपुट, ठीक है, इसको भी इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। ये गलत इंपोर्ट हुआ है, इसको हटाते हैं, रुको, इसको हटाते हैं, यहाँ आएगा, ठीक है। एजेंट, ये एजेंट्स में से इंपोर्ट होगा। तो ये वाला आपका एक गार्ड्रेल आ गया जो कि एक प्राइवेसी गार्ड है, जिसको एक CTX है एजेंट लगेगा और एक आउटपुट टेक्स्ट, ठीक है। डिपेंड्स, अगर आप यूज करोगे तो ठीक है, अगर आपको एजेंट वगैरह करना है तो ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक्स रिस्पॉन्सेज दैट कंटेन्स पोटेंशियल API की, जैसे ये API की हो गया। हो सकता है उसने कोई एक फोल्डर पूछ लिया हो, जैसे यहाँ पे मैं अगर फोल्डर एक बना लूँ मे बी यही नाम से, अगर मैं ऐसा कुछ एक फोल्डर बना लूँ ऐसा, तो ये क्या करेगा, अगर उसको दिखा कि आउटपुट टेक्स्ट में कहीं पे भी फोल्डर का नाम आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, गार्ड्रेल को क्या बोलेगा, आउटपुट वाले गार्ड्रेल को, भाई ट्रिप वायर कर दो, ट्रिप कर दो। आपको पता है ना वो ट्रिप करते वायर, ट्रिप करते सब बंद हो जाता है। तो ये वही चीज है, ट्रिगर कर दो, ट्रू कर दो, आउटपुट इन्फो क्या कर दो, रिडेक्टेड, सिस्टम ब्लॉक्ड, सेंसिटिव डेटा लीक, एंड ये ऐसा चल जाएगा, ठीक है। अब गार्ड्रेल को देना किसको है, इसको देते हैं। तो ये क्या है, आउटपुट गार्ड्रेल है, आउटपुट गार्ड्रेल, और उसके अंदर दे दो प्राइवेसी गार्ड, इधर कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटपुट गार्ड्रेल। तो एक गार्ड्रेल बना लिया। कितना इजी था गार्ड्रेल को बनाना। अगर इस केस में मैं अगर नीचे जाऊं एंड इसको बोलूं कि भाई लिस्ट ऑल फोल्डर्स, देखते चला कि क्या होता है। हैंड ऑफ हुआ, टूल कॉलिंग हुई, ओके, इट सीम्स देयर इज एन इशू, ओके, वो फोल्डर का नाम नहीं लेके आ पा रहा है, गार्ड्रेल्स की वजह से तो नहीं। गार्ड्रेल हटा के देखता हूँ रुको। तो देखो इस बार इसने आउटपुट दिया, ठीक है, इस बार इसने बोला कि भाई ये है, लेकिन जैसे ही मैं गार्ड्रेल को चलाऊंगा तो देखते क्या होता है। अभी क्या होगा, जैसे आउटपुट आएगा वो पहले गार्ड्रेल के पास जाएगा, गार्ड्रेल चेक करेगा। तो इसने देखो बोला इट अपीयर्स देयर वाज सम इशू विद द रिसीविंग द लिस्ट ऑफ ऑल फोल्डर्स। मतलब गार्ड्रेल लगाने के बाद में क्या होने लग गया, ये हो गया, डिटेक्ट होने लग गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, देखते हैं, और मैं यहाँ पे लिखूँ गार्ड्रेल में भी ट्रिगर्ड, तो देखते क्या होता है। इस केस में गार्ड्रेल ट्रिगर होना चाहिए। तो देखो लिख के आया, गार्ड्रेल ट्रिगर्ड। तो मतलब कि भाई नहीं दे सकता, भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई, नहीं दे सकता। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मत दे। तो ये ऐसे काम करता है। तो आपने एक क्या बनाया, आउटपुट गार्ड्रेल बनाया। वैसे आप इनपुट गार्ड्रेल भी बना सकते हो, ठीक है। इनपुट गार्ड्रेल में जैसे यूजर ने कुछ पूछ लिया किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे उसने बोल दिया कि लेट से उसने यही पूछ लिया, ठीक है, यही वाली चीज पूछ लिया, इनपुट गार्ड्रेल लगाते। इनपुट गार्ड्रेल हम लोग लगाएंगे राउटर एजेंट को, इसको लगाते हैं इनपुट गार्ड्रेल। इसको ये नहीं, इसको आएगा अपना दूसरा वाला गार्ड्रेल आएगा, ये वाला एजेंट आएगा, प्राइवेसी गार्ड। अरे दोनों सेम हो गया, रुको, इनपुट गार्ड, ठीक है, इनपुट गार्ड इसको देंगे। अब यूजर अगर पूछ रहा है, ठीक है, राउटर एजेंट को ही, पहले राउटर एजेंट को रिक्वेस्ट जाता है ना। तो अगर यूजर पूछ रहा है तो यहीं से रिजेक्ट हो जाना चाहिए ना। तो यूजर अगर लेट से यूजर बोलता है कि इस फोल्डर एग्जिस्ट, मतलब वो कुछ प्राइवेट फोल्डर के बारे में बात कर रहा है जो कि यूजर को नहीं देखना चाहिए, यूजर को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। तो कुछ एरर आया, देखते हैं। तो मैं एक चीज जानना भूल गए थे यहाँ पे, आउटपुट इन्फो इस केस में भी आएगा, ठीक है। तो दोनों केस में हम लोग को आउटपुट इन्फो देना होता है। तो आउटपुट इन्फो यहाँ पे डाल दिया। अब रन करें तो पाइथन मेन डॉट पी वाई। यूजर ने क्या पूछा है, यूजर ने बोला है कि भाई ऐसा कोई फोल्डर एग्जिस्ट करता है क्या। लेकिन ये जो फोल्डर है हमें पता है कि हमने तो गार्ड्रेल में डाल के रखा हुआ है कि भाई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है, ऐसे जो फोल्डर्स है वो हमारे प्राइवेट फोल्डर्स है, जिसको हम लोग लीक नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो यूजर अगर ऐसा कुछ भी पूछता है तो भाई चुपचाप उसको क्या करो, रिजेक्ट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, गार्ड्रेल ट्रिगर हो गया। इट सीम्स देयर वाज एन इशू व्हेन चेकिंग इफ द फोल्डर एग्जिस्ट, कुड यू प्लीज कंफर्म सो एंड सो। ऐसे तो ये वाली चीज हो गई। लेकिन अगर मैं इसको कुछ और पूछ लूं, इज रूट EVNB, ठीक है, VENB फोल्डर एग्जिस्ट, देखते हैं इस केस में क्या करता है। इस केस में उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इस केस में बस वो चेक करना चाहिए, मे बी लिस्ट फंक्शन यूज करे एंड बता दे। तो उसने बोला अरे देखो भाई ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है, कितना अच्छा है, मतलब काम कर रही है चीजें, गार्ड्रेल भी काम कर रहा है। तो ये वाला हमने बनाया स्टैटिक गार्ड्रेल, ठीक है। तो ऐसे बनता है आपका स्टैटिक गार्ड्रेल। अभी हम लोग देखेंगे कि डायनामिक गार्ड्रेल कैसे बनाते हैं, मतलब एजेंट का यूज करते हुए गार्ड्रेल कैसे बनाते हैं। मैं आपको एक एजेंट का यूज करते हुए
आपको इनपुट गार्ड्रेल बना के बताऊंगा जो कि हर एक रिक्वेस्ट को ब्लॉक करेगा जो कि रिसोर्स और फाइल सिस्टम के रिलेटेड नहीं है, तो ये ऐसी चीजें करेगा। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं नया, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख सकते हैं मे बी इस सेव क्वेरी। तो ये इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा यूजर का क्वेरी जो कि स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। एंड ये हम लोग को आउटपुट क्या देगा, ये बूलियन आउटपुट देगा, तो बूल, ठीक है। हम लोग स्ट्रिक्ट पाइथन लिख रहे हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिक्ट पाइथन बोलते हैं। तो हम लोग को जज के कुछ इंस्ट्रक्शन डालने होंगे कि भाई किस बेसिस पे जज करना है। तो हम ये डालेंगे कि भाई यू आर अ सिक्योरिटी ऑडिटर, एनालाइज द यूजर क्वेरी, अटेम्प्ट टू एक्सेस द फाइल्स, अटेम्प्ट टू एक्सेस द सिस्टम फाइल्स, रिक्वेस्ट फॉर एपीआई कीज, जेल ब्रेक अटेम्प्ट्स, रिप्लाई ओनली सेफ और अनसेफ, ठीक है। हम लोग खाली 2 वर्ड में हम लोग रिस्पॉन्स करने वाले। एंड यहाँ पे मैंने टैब मारा एंड यहाँ पे आपका नीचे का भी आ गया। तो जज एजेंट है ये, जो कि सिक्योरिटी ऑडिटर है, जो कि चेक करेगा। जज इंस्ट्रक्शन दे दिया हमने, ये दे दिया। इसको टूल्स देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली इसको टूल्स की जरूरत नहीं है, टूल्स हटा देते। रिस्पॉन्स एजेंट को रन किया यूजर की क्वेरी पे, अगर उसको स्ट्रिप करके अपर केस किया, मतलब एक सिंगल वर्ड रिस्पॉन्स आएगा ना, उसको अपर केस किया, तो अगर सेफ उसने रिस्पॉन्स दिया, उसने छोटा भी सेफ लिखा तो कोई बात नहीं, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिप मतलब स्पेसेस को हटा देगा। एंड अगर वो सेफ आए तो ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपका बन गया क्या, एक फंक्शन बन गया, गार्ड्रेल का फंक्शन बन गया। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे इस केस की अभी इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे इसकी जरूरत है। तो अगर इफ नॉट अवेट इज सेफ क्वेरी, मतलब अगर क्वेरी सेफ नहीं है, ठीक है, अगर क्वेरी सेफ नहीं है तो क्या करो, गार्ड्रेल ट्रिगर कर दो एंड ये वाला दे दो, ठीक है। अगर सेफ है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, है ना, ट्रू फॉल्स में दे रहा है। तो ये क्या बन गया, हमने एजेंटिक गार्ड्रेल बनाया। बहुत फास्ट बना है ना, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, इतना फास्ट बना है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करके हम लोग देख सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स को भी एक्चुअली हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। जज रिस्पॉन्स में यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यहाँ पे एक और हम लोग डाल देते हैं, मैं एक और डालता हूँ, इफ द क्वेरी इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द अबव अनसेफ, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड नहीं है तो भाई अनसेफ करके रिप्लाई कर दो, देखते चला कि क्या होता है। तो गया ये इसके पास, गया पहले तो ये राउट एजेंट के पास, एजेंट डॉट रन एजेंट हैज नो ऑब्जेक्ट, ओके। ये हम लोग ऑब्वियसली हम लोग इसको ऐसा रन नहीं कर सकते, ये गलत है, हम लोग को रनर का यूज करना चाहिए। तो लोगों ने रनर भाई काम करो ना, एजेंट चला के दे दो। तो उसने बोला ठीक है भाई चला दूंगा, लेकिन एजेंट का नाम क्या होगा, यूजर का क्वेरी होगा, ये सब तो इन्फॉर्मेशन। तो बोला ठीक है भाई ले लो ना। तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि एजेंट आपका ये है। ये एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं है, ये डबल ट्रिपल हो गया है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जज एजेंट है ना, उसको डायरेक्ट बोला एक काम करो, इसको चला दो, यूजर का क्वेरी दे दो, यूजर का क्वेरी क्या उसको पास कर दो, इनपुट क्या था तो इनपुट दे दिया उसको, काम भारी। चलाते कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती है, बट जितना रॉ रहेगा उतना ठीक रहेगा। आप क्या बोल रहे हो, आउटपुट टेक्स्ट का प्रॉब्लम हो गया, एक्चुअली आउटपुट भी नहीं होता, मैं थोड़ी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। ये जो चीज है ये इसके लिए हो रही है क्योंकि एआई का जो ऑटो आउटपुट है ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। बट ठीक है, थोड़ा वीडियो को रॉ रखते हैं, तो दिक्कत हो जाती है, सब लोग दिक्कत करते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो जज ने बोला कि भाई सेफ है, फिर उसने एबीएनवी का आउटपुट दे दिया। लेकिन भाई अगर मैं इसको कुछ और पूछूं तो इज रूट एस्केप प्रोजेक्ट फोल्डर एग्जिस्ट, तो देखते हैं कि क्या आता है। इस केस में भी उसने सेफ बोल दिया क्योंकि हम लोग ने वहां पे डिफाइन नहीं किया कि भाई ऐसे करके भी कुछ ना कुछ कीज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं की का अगर एक बनाऊं, डॉट की ऐसा मैं बनाऊं, ठीक है, ऐसे में बना रहा हूँ, ठीक है, देखने के लिए कि भाई इसको डिटेक्ट करता है क्या वो। इस डॉट की फाइल एग्जिस्ट, इफ यस देन व्हाट्स द कंटेंट इट है। हम लोग ने अभी तक कुछ रीड करने का फाइल का कुछ टूल बनाया नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि भाई कैसा है चल रहा है। तो आप देखोगे ये एरर इसके लिए आया क्योंकि ट्रिप हो गया, वो गार्ड्रेल ट्रिगर्ड, ट्रिप हो गया, वो ट्रिगर हो गया, इसके लिए यहाँ पे आपको ये आ गया। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्सेप्शन रेज करता है, तो आपको उसको थोड़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग करना होता है। तो अब सवाल ये है कि आप इसको एक्सेप्शन आप हैंडलिंग कैसे करोगे, है ना। आपको एक्सेप्शन अगर आपको हैंडलिंग करनी है तो आप नीचे करोगे, यहाँ पे मेन आउटपुट यहाँ आता है ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये आपका ट्राई कैच के अंदर जाएगा, ऐसा लिखने का ट्राई, ठीक है। उसके बाद में इसको लेके ऐसा अंदर डाल लो, उसके बाद में यहाँ पे आप लिखो कैच, मतलब एक्सेप्ट, मतलब वही एक्सेप्शन है, जी में डाल रहा हूँ। आप अलग अलग गार्ड्रेल ट्रिगर होते हैं, तो आप अलग अलग के केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे अलग अलग बेसिकली ऐसा लगा सकते हो कि भाई इनपुट गार्ड्रेल फूटा है या फिर आपका दूसरे वाले गार्ड्रेल गए, तो आप वो भी डाल सकते हो। बताओ करके, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट गार्ड्रेल ट्रिप ट्रिगर्ड, ऐसा कुछ तो होता है, गार्ड्रेल ट्रिप ट्रिगर्ड। तो इस केस में क्या हो गया, इनपुट गार्ड्रेल फुट है, एक्सेप्ट आउटपुट
गार्ड्रिल ट्रिप ट्रिगर्ड, तो आउटपुट गार्ड्रिल हुआ है कि अलग कुछ और अलग भी एरर हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं एक्सेप्शन ऐसी। तो अगर इनपुट गार्ड्रिल फूटेगा तो ये वाला आएगा, यहाँ पे डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, आउटपुट आएगा तो ये जाएगा, और नॉर्मल एक्सेप्शन आएगा तो ये आएगा। अब बोलोगे भाई इंपोर्ट कहाँ से किया इसको, ऊपर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुआ है जो कि गलत हुआ है एज एक्सपेक्टेड। तो हम लोग इसके आगे इंपोर्ट कर लेते हैं, मोस्टली इसके अंदर ही रहेगा। हाँ, तो आपको सब कुछ एजेंट्स वाले लाइब्रेरी से ही इंपोर्ट करके मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हो, क्या आप चलेगा, देखते हैं। ये चला गार्ड्रिल ट्रिगर्ड, कौन सा हुआ, इनपुट गार्ड्रिल ट्रिगर हो गया और उसने यहाँ पे ट्रिगर कर दिया एंड उसने बोल दिया अनसेफ, है ना। क्योंकि आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पता है ना कुछ तो गड़बड़ हो गया है, तो डायरेक्ट बोल दो कि भाई मैं काम नहीं कर सकता। वही स्टैटिक रिस्पॉन्स जैसा चैट जीपीटी जैसा जेमिनी देता है ना, वही एक टिपिकल रिस्पॉन्स रहता है कि भाई ये वाला जो काम है ये अनसेफ है, ये इलीगल है, सो एंड सो फोर्थ। वो कुछ ना कुछ देता है, वो बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। तो वो लोग उस केस में ना स्टैटिक लिख के रखते हैं टेक्स्ट को और वही यूजर को भेज देते हैं। इससे क्या होता है ना, आपका टोकन सेव होता है। मतलब आपने अब जनरेशन नहीं किया, जैसे उसको जनरेशन करोगे कि बता की है कि नहीं, तो वहां पे जनरेशन करे कि आई कैन नॉट गिव यू की बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अरे इतना क्यों बोलना है, सीधा देखो इनपुट ट्रिगर हुआ है, आउटपुट ट्रिगर हुआ है। इनपुट ट्रिगर हुआ है तो मतलब वही चीज है कि कुछ तो अल्ता बल्ता है, कुछ मांग रहा है वो, तो डायरेक्ट बोल दो कि नहीं दे सकते, स्टैटिक रिस्पॉन्स दे दो। एंड अगर आउटपुट ट्रिगर है तो फिर चाहिए तो फिर वापस भी स्टैटिक रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो वापस से क्यों राउंड ट्रिप कराना है, वापस से क्यों एजेंट कॉल करना है, वापस से क्यों खर्चा करना है, क्यों और एक्स्ट्रा टोकन लगाना है। तो आप ये चीज को अवॉइड करो। तो ये वाला आपने अभी सीखा कि भाई स्टैटिक गार्ड्रिल क्या होता है, ये आपने सीखा कि एजेंटिक गार्ड्रिल्स क्या होते हैं, उसमें ट्रिप कैसे होते हैं, ट्रिप जब होता है तो उसको हम लोग हैंडल कैसे करते हैं। तो ये वाली चीजें आपने देखे, ठीक है। अभी हम लोग सीखेंगे कि एजेंट को मेमोरी कैसे देते हैं, दिमाग कैसे देते हैं, ठीक है। तो मेमोरी देने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोरी का मेरे कहने का मतलब क्या है। जब यहाँ पे एजेंट चल रहा है, जब एजेंट चालू होता है तो उसको पता होता है कि यूजर ने ये पूछा है, मुझे ये करना है। उसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी है कि ठीक है मेरे को ये एक्टिविटीज करनी है, वो करता है, वो एग्जिट कर लेता है। लेकिन जैसे आप रिटर्न फिर से चालू करते हो, जब आप एजेंट को फिर से आप फाइल को रन करते हो, तो भूल जाता है, उसको क्या पता कि पिछला इटरेशन में क्या हुआ। लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ पर्सनल चीजें उसमें देनी हो, जैसे कि आपका नाम हो, आपका एज हो, आपको क्या पसंद है वो हो, आपका हॉबी क्या है वो हो, ताकि एजेंट उसके अकॉर्डिंग आपके लिए पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स क्रिएट करे, पर्सनलाइज्ड डिसीजन ले वो। तो उस केस के लिए आपको एक ऐसा मेमोरी चाहिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए, जहाँ पे एजेंट्स आपकी चीजों को स्टोर करे, वहीं से रिट्राइव करे, यूज करे, है ना। तो वो चीज हम कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग को एक डेटाबेस चाहिए। तो डेटाबेस कहाँ से आएगा, अरे भाई एजेंट लाइब्रेरी है ना, इससे ही ले लो, क्यों इतना दिमाग लगाना है, सब तो बना के रखा हुआ है। एसक्यूएल लाइट सेशन करके इंपोर्ट कर लो और एक मेमोरी बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ माई मेमोरी, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एसक्यूएल लाइट सेशन जो है, सो कॉपी करता हूँ, यहाँ डालता हूँ। एंड सेशन का एक आईडी होगा, फिलहाल के सेशन का आईडी में कुछ भी रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ रोहन में बी 001, ठीक है। एंड डीबी का पाथ क्या होगा, डीबी का पाथ मैं करंट दे देता हूँ, इसका नाम भी रख देते हैं मेमोरी डॉट डीबी। तो इसको करंट दिया हुआ है, मतलब यहीं पे स्टोर होगा करंट पाथ पे, तो ये आपका मेमोरी बन गया। मेमोरी बन गया, अब इसको क्या करना है, आपको एजेंट को देना है। तो एजेंट कहाँ रन होता है आपका, एक काम करते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रही है चीजें, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। छोटा कैसे करेंगे, हम लोग को शायद सिस्टम रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है ना। हम लोग को मे बी राउट एजेंट की जरूरत नहीं है, काम हो गया यार अभी कितना, मतलब पढ़ देना मल्टी एजेंट, अभी क्या बार बार थोड़ी जरूरत थोड़ी उसकी, डायरेक्ट रन करेंगे अभी हम लोग, है ना। इनपुट गार्ड्रिल कहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्राइवेसी गार्ड्रिल यूज हो रही है, तो प्राइवेसी गार्ड्रिल लेने देते, इनपुट गार्ड्रिल को उड़ा देते, ठीक है। ये वाला हटा देते हैं, प्राइवेसी गार्ड्रिल को रहने देते हैं। और बाकी हमारे पास जो ये जो टूल है रैम यूजेज का, इसका भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। तो अपना कोड अभी छोटा हो गया, अभी थोड़ा समझाना मेरे को भी इजी हो जाएगा, आपके लिए समझना भी थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लोग बना रहे थे मेमोरी, मेमोरी बनाए, मेमोरी को हम लोग को एजेंट को देना है, करेक्ट। एजेंट को कैसे दोगे, बहुत ईजी है, एजेंट जहाँ रन होता है ना वहाँ मेमोरी देते हो, सेशन इक्वल टू माई मेमोरी। सेशन दिया माई मेमोरी, माई मेमोरी कौन सा था, ये जो आपने ऊपर मेमोरी बनाया था, तो इसको उठा के मैं नीचे रख लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी ये जो चीज़ है ना, हम लोग काम करते हैं इसको लूप में डाल देते हैं, और इसको हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, बहुत हो गया। अभी हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग नहीं लेंगे, हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। यूजर, एंड इसको हम लोग वाइल लूप में लगा लेते हैं। वाह, ये तो मस्त रिकमेंडेशन भी दे रहा है, अच्छा रिकमेंड किया इसने, ठीक है। अब क्या होगा ना, वाइल लूप में चलेगा, मतलब ये हुआ अब नीचे आएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं।
फाइल को रन करते हैं। अब यूजर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, रिमेंबर माई नेम इज रोहन, ठीक है, इसको मैंने कुछ बोला, देखो इसने डीबी बनाया, डेटाबेस बनाया। ओके रोहन, आई विल रिमेंबर योर नेम, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। लेट से मैंने इसको बंद कर दिया, एजेंट बंद हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने फिर से रन किया, अब इसके पास कोई मेमोरी नहीं है क्योंकि मैंने तो रीस्टार्ट कर लिया। अब मैं पूछता हूँ व्हाट्स माय नेम, देखते हैं क्या बोलता है। ओ हो, देखो देखो देखो, यहाँ पे लिख के आ गया कि रोहन नाम है मेरा। मतलब उसने डेटाबेस के अंदर स्टोर किया मेरी इन्फॉर्मेशन को एंड बता दिया। अब यहाँ पे ये जो एसक्यूएल लाइट है मेमोरी, हम लोग इसको डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग को एसक्यूएल लाइट व्यूअर लेना पड़ेगा। इसको इंस्टॉल करते एंड ये हम लोग को हेल्प करेगा व्यू करने के लिए फाइल को, कि एजेंट ने आखिर स्टोर कैसे किया है। ये देखो, यूजर ने बोला रिमेंबर माई नेम इज रोहन, रोल यूजर, आईडी कुछ तो जनरेट हुआ, गॉट इट। तो उसने कॉन्वर्जेशन को रिमेंबर किया, ठीक है, उसने कॉन्वर्जेशन को रखा है। तो आपकी जो बात होती है ना, वो उसको स्टोर करते जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, ठीक है। अब ये जो था इनपुट ले रहा है, इसको हम लोग थोड़ा न्यू लाइन भी कर लेते हैं यहाँ पे। अभी क्या होगा ना, आपका जो भी बात होगा एजेंट के और आपके बीच में, वो चीज़ एजेंट उसका क्या करेगा, चैट को स्टोर करते जाएगा। बेसिक सा यही फंडा है। अब मैं इसको बोलूंगा व्हाट्स माई एज, तो क्या होता है ना, जब भी आप इसको कुछ बोलते हो तो वो क्या करता है, वो जाता है इस मेमोरी डीबी के अंदर, और उसके अंदर जाके फटाक से चुपचाप स्टोर कर लेता है। फिर जैसे आप जैसे कुछ रिस्पॉन्स है उसको भी स्टोर कर लेता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप जब उसको कुछ सवाल करते हो तो वो डेटाबेस में से उठाता है जितने भी उसको दिखते हैं कि अरे भाई ये है ये है, सब उठा के वापिस से एआई को भेज देता है। और एआई उसी चीज को यूज करता है एज अ मेमोरी, और उसमें से वो रीड करके आपको दे देता है। तो उसने बोला कि मेरे पास एज का इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या आप मुझे बताएंगे। मैं बोलूँगा ठीक है, मेरा एज है 22, मैंने 22 लिखा। तो उससे बोलेगा देखो, थैंक यू फॉर शेयरिंग रोहन, यू आर 22 ईयर ओल्ड, हाउ कैन आई असिस्ट यू फर्दर। ओके, तो अभी इसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसको बोलता हूँ जैसे आई लाइक कोडिंग, मैंने उसको ऐसा आई लाइक कोडिंग बोला, ठीक है। तो उसको उसको मेरा थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चलेगी। अब मैं उसको बोलूँगा टेल मी व्हाट यू नो अबाउट मी, ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। Based on conversation, I know you are Rohan 22, ठीक है, so and so forth. Can you create a folder of my name? अब मैं उसको बोला कि भाई मेरे नाम का फोल्डर बना दे। मैंने उसको बताया नहीं कि मेरा नाम क्या, मैं उसको बोला मेरे नाम का बना दे। तो उसने समझा, अच्छा देखो आई, उसने क्रिएट कर दिया रोहन नाम का फोल्डर। और कुछ करना है क्या पूछ रहा है, ये देखो रोहन नाम का फोल्डर बना दिया। तो देखो ये एजेंट है, ये प्रॉपर एजेंट हो गया। अब ये क्या है, अब ये पर्सनलाइज्ड है, इसके पास आपका इन्फॉर्मेशन है, इसके पास मेमोरी है, इसको वो यूज करके वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि भाई एजेंट को मेमोरी कैसे देते हैं, मेमोरी काम कैसे करती है। अब हम सीखने वाले हैं कि कोई भी एजेंट जब एक्शन करता है तो वो आपके बोलने पे सीधा कर देता है, वो आपको कंफर्मेशन नहीं लेता कि करूँ क्या। वो आपने बोला ये उड़ा दे, वो सीधा जाके उड़ा देगा, लेकिन आपको कभी ऑप्शन नहीं देगा कि सच्ची उड़ाना है क्या। कभी कभी हो सकता है ना कि गलती से कुछ हो जाए, वो चल जाए और सब उड़ा दे। हो सकता है आपने बोले कि डिलीट दिस फोल्डर, लेकिन वो फोल्डर के और भी शायद नाम के फोल्डर होंगे कोई दूसरे डायरेक्टरी में, शायद वो सब जगह ढूंढ के डिलीट कर दे। तो ऐसे केस में वो कंफर्मेशन लेना चाहिए। इस चीज को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इन लूप, जिसके अंदर जो ह्यूमन होता है वो एजेंट के लूप में, मतलब साथ में होता है। जहाँ पे एजेंट कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहा है तो हम लोग सर्टन एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी करने के बाद में तुझे मेरे से कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तू मेरे से बिना कंफर्मेशन लिए इस एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसको बोलते हैं हम लोग HIL, ह्यूमन इन लूप। अब हम देखते हैं कि हम लोग ह्यूमन इन लूप को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, कैसे हम लोग उसे डेवलप कर सके। तो हम लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका नाम है डिलीट फोल्डर। अगर मैं कुछ भी बोलूँ कि भाई काम कर रूट नाम का फोल्डर उड़ा दे, या ये नाम का एस्केप नाम का फोल्डर उड़ा दे, तो ये मेरे लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इसके साथ में और भी फोल्डर हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऐसे केस में शायद वो जाके उड़ा दे उसको। लेकिन मेरे को उसे नहीं उड़ाना, मैं चाहता हूँ कि भाई वो मेरे से कंफर्मेशन ले। हो सकता है वो .env जाके उड़ा दे, हो सकता है .env नाम का फोल्डर भी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फोल्डर भी है और ये भी है, लेकिन वो शायद जाके उसको भी उड़ा दे। ये एक फोल्डर भी है। वैसे तो यहाँ पे फोल्डर फाइल एक नहीं हो सकता एक नाम का, बट अगर आप लिनक्स यूजर हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आप कैपिटल और स्मॉल में। बट ऐसा ऐसा हो सकता है कि दोनों को उड़ा दे, इस केस में उसको समझे ही ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लगेगा, हम लोग को ह्यूमन इन लूप लगेगा। तो कैसे करें, तो जो भी आपका टूल है, जिस टूल कॉलिंग पे आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वहां पे आप क्या करोगे, फंक्शनल टूल के यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे नीड अप्रूवल ट्रू, बस ये वाला एक काम कर दिया, अप्रूवल ट्रू चाहिए। अब अप्रूवल कहाँ से लोगे, कहीं से तो लोगे। तो ये अपने केस में तो हम लोग CLI पे यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे अप्रूवल देना है। तो एक काम करते हैं, जो स्ट्रीमिंग हम लोग कर रहे हैं ना कब से,
ये स्ट्रीमिंग को हटा देते हैं, ठीक है। ये स्ट्रीमिंग को हटा के हम लोग नॉर्मल अप्रूवल सिस्टम कर लेते हैं। तो ये वाला कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को ना इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर उसका स्टेटस क्या है, एजेंट का स्टेटस क्या है, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग करेंगे। तो इसको मैं हटा के क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको हटाता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डॉट इंटरप्शन, अगर कोई भी इंटरप्शन आता है तो उसको डिटेक्ट करेगा। तो रिजल्ट डॉट इंटरप्शन, क्या कोई रिजल्ट में इंटरप्शन आए हैं, अगर आए हैं ट्रू है ये, तो इंटरप्शन बताओ कौन सा है, तो इंटरप्शन रिजल्ट डॉट इंटरप्शन इट्स आयर है, तो फिर उसने 0 वाले इंडेक्स पे लिया, ठीक है। वी टेक द फर्स्ट इंटरप्शन, यू कुड ऑल्सो डू द लूप, अगर आपके पास मल्टीपल इंटरप्शन आ गए, उसको हर चीज़ के लिए पूछना पड़ रहा है, शायद एक दो टूल में एक साथ आ गए, तो ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि अरे यार अप्रूवल रिक्वायर्ड है, एजेंट्स वांट टू कॉल दिस टूल एंड ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है। तो इंटरप्शन डॉट कौन से टूल को चलाना चाहता है, कौन से आर्ग्यूमेंट्स को देना चाहता है, फिर चॉइस होगा, यूजर से पूछा जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपने यस किया तो उसने यहाँ पे रिज्यूमिंग करेगा, तो क्या करेगा, स्टेट रिजल्ट डॉट टू स्टेट, स्टेट को क्या करो, अप्रूव कर लो, रिजल्ट का जो स्टेट है उसको अप्रूव कर दो। कौन किसको, ये वाले कौन से इंटरप्शन को, तो ये जो इंटरप्शन आपने लिया था पहला इंटरप्शन, उसको यहाँ पे पास कर दोगे, तो वो क्या करेगा, उस इंटरप्शन को अप्रूव कर देगा। फिर में फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, स्टार्टिंग एजेंट वही, इनपुट में अभी स्टेट जाएगा क्योंकि नया स्टेट बन गया ना अब तो, और मेमोरी आपका वही चले गया, फाइनल आउटकम ये आ गया। या फिर अगर यूजर ने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक्शन डिनाइड बाय द यूजर, और अगर कुछ अलग आ गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं लिस्ट ऑल दी फोल्डर्स। तो उसने देखो यहाँ पे दे दिया कि डॉट एनवी है, ये अपने पास है। तो लूंगा अच्छा एक काम करो, डिलीट द फोल्डर रोहन एंड रूट ऑल्सो एसके प्रोजेक्ट समथिंग इट्स डिलीटेड टू, ठीक है। मैंने उसको बोला कि 3 फोल्डर दिया, तो उसने बोला अच्छा देखो अप्रूवल आ गया, द एजेंट वांट्स टू कॉल डिलीट फोल्डर, ये उसको एक टूल को कॉल करना है, क्या आप उसको अप्रूवल दोगे, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई दे दो, उड़ गया फोल्डर। बाकी उसने नहीं किया क्योंकि मल्टीपल इंटरप्शन आए थे, तो हम लोग को मल्टीपल इंटरप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर लूप लगाना पड़ेगा एक्चुअली। ये जो आया है ना, यहाँ पे फॉर लूप आएगा, तो इट शुड बी लाइक मे बी फॉर इंटरप्शन इन रिजल्ट्स डॉट इंटरप्शन, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये मल्टीपल इंटरप्शन आई गेस हैंडल कर पाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूँगा डू दी सेम टास्क एज आई टोल्ड यू अर्ली, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 इंटरप्शन आना चाहिए, देखो 2 का अप्रूवल आया, एक इसका आया और एक इसका आया, यस करते हैं, उड़ा दिया। एक को नहीं उड़ाया, उसका वापस उसको थोड़ा अप्रूवल वर्कफ्लो ठीक करना पड़ेगा, बट ठीक है। मैं उसको एक और बोल सकता ना, डिलीट दी रूट फोल्डर, आया, कर दो। तो इस कोर्स में, ये जो क्रैश कोर्स था, इसके अंदर आपने एंड टू एंड सीख लिया है एजेंट क्या होता है, एजेंट कैसे बनाते हैं, मल्टी एजेंट क्या होता है, एजेंट स्वॉर्म क्या होता है। एजेंट स्वॉर्म मतलब वही ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब बीच में एक जो राउटर एजेंट था वो उसको ही बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। तो उसने मल्टीपल एजेंट्स को कॉल किया, आपने सीखा कि एजेंट को ऐसे टूल कैसे पास करते हैं, आपने सीखा कि इंटरप्शंस क्या होते हैं, जहाँ पे आपको कंफर्मेशन लगता है, अप्रूवल लगता है, ह्यूमन इन लूप, ने ये वाली चीज़ें सीखी। आपने गार्ड के बारे में सीखना, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा। आपने सीखा जेमिनी से कनेक्ट कैसे करते, ओपन ऐसे कैसे कनेक्ट करते, सारी चीज़ हो गए। सर्वम से आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है, और लोकल से भी आप ओलामा से भी करके देख लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगता है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना एंड कमेंट कर लेना, एंड आपको भी अभी समझ में आ गया रहेगा कि एजेंट बनाना कितना ईजी चीज़ है ना। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, आगे जाके और भी कोर्सेस आने वाले।